हेलो। हाँ जी, कैसे हैं? हाँ जी। अच्छा, इसमें से कितने बच्चे हैं जिनका अभी फर्स्ट ग्रुप दे चुके हैं और रिजल्ट अवेटेड है, या फिर सब बोथ ग्रुप्स वाले हैं? हाँ जी। ओके, बोथ ग्रुप्स। ओह वाह। नहीं नहीं, पक्का होगा। ऑनलाइन में हमारे साथ हैं उत्कर्ष, इतवाल, हर्षित, जतिन। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी वेलकम। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी ना थोड़ी देर ना पहले थोड़ा एक दूसरे को समझ लेते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट को समझेंगे और उसके बाद ऑफ कोर्स सिलेबस तो हम कर ही लेंगे, उसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, राइट? देखो, दिस इज़ सी ए ज्योति गर्ग। 5 ईयर से ऑडिट पढ़ा रही हूँ। अगर मैं बात करूँ, मैंने मीडियोकर फर्म से अपना आर्टिकलशिप किया है, राइट? फर्स्ट टाइम पास आउट हूँ, रैंक नहीं है ठीक है, सिंगल सिंगल ग्रुप दिए थे, लाइक फाउंडेशन, इंटर एंड देन द फाइनल इज द फर्स्ट शॉट। एंड बीकॉम किया है फ्रॉम GGS। एंड बस पहले कॉलेज ख़त्म किया अपना 3 साल मज़े से, क्योंकि मस्ती भी ज़रूरी होती है, सीए तो कर ही लेंगे। उसके बाद सीए स्टार्ट करी। एंड एक चीज़ है कि अभी तुम लोग अपनी ज़िंदगी का बेस्टेस्ट टाइम स्पेंड कर रहे हो। एंड मतलब जो पढ़ने वाला टाइम है ना, जो ये वाला है, ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। एंड उससे भी ज़्यादा जो तुम्हें टाइम मिलेगा ना, मतलब जो तुम मेमोरीज बनाओगे, पूरी लाइफ चलने वाली है। फिर तो सीए बन जाओगे, अपना काम है, ठीक है, सुबह जा रहे हो ऑफिस, शाम को आ रहे हैं, तो इन्जॉय करना। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत कोर्स तुम लोगों ने चूज़ किया है। एंड आज जो तुम मेरे साथ सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, वो हमारा रहेगा ऑडिट एंड अश्योरेंस। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सब्जेक्ट ऑफ योर कोर्स। रीजन? हाँ जी, यस, परफेक्ट। इंडिया के अंदर सिर्फ आप लोग हो जो ऑडिट कर सकते हो, आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो भैया, ये वो वाला फोर्ट है जहाँ पे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का राज्य चलता है। कि भाई ऑडिट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स है, अकाउंटिंग है। इस पे ना कहीं भी ऐसे लीगली नहीं बोला गया कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। लॉयर्स को देखो बहुत प्रैक्टिस करते हैं टैक्स में बहुत, लेकिन ऑडिट में वो कर ही नहीं सकते। रीज़न इज डैट क्योंकि कंपनी एक्ट ने हमारे लिए रिजर्व करके रखा है कि भाई आपको ऑडिट करवाना है तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक ऑडिट करवाना है तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो दिस इज द एरिया जो आप पूरी जिंदगी करोगे। इंटर में पढ़ना शुरू करते हो, फाइनल में जाके पढ़ते हो, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी वो काम करते हो। समझ रहे हो? तो सब्जेक्ट तो बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में भी। एंड बेस है भाई, सिंपल सी बात है, जिससे ब्रेड और बटर आए वो पेपर तो है ही अच्छा। फ्यूचर में करना है तो मज़ा तो लेना पड़ेगा, है ना जी? ऑनलाइन के बच्चे क्या सोचते हैं, राइट? हेलो कृति, हेलो ऋषि, हेलो वंश। तो ये सब्जेक्ट सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसलिए पढ़ना बिकॉज ज़िंदगी भर करना है, ठीक है जी? बहुत सारे लोग, अच्छा आप लोगों ने कुछ तो सुन लिया होगा, बिकॉज व्हेन यू बिकम इन सीए इंटर, फाउंडेशन का बच्चा तो एक्चुअली बच्चा होता है। अब जो तुम लोग बच्चे तो नहीं हो, बहुत कुछ सुन के आए होंगे कि यार ऑडिट ऐसा है, ऑडिट ऐसा है, सेकेंड ग्रुप नहीं निकलता, तो ऑडिट इज़ द वन ऑफ द रीज़न, राइट? बट सच्ची बताऊँ, कुछ सच नहीं है। ऑडिट इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, मतलब इसलिए कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं सच्ची बताऊँ पढ़ाती इसीलिए हूँ क्योंकि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, और इसमें पास होना बिल्कुल डिफ़िकल्ट है नहीं। और जब हम यहाँ पढ़ेंगे उसके बाद तो आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट लगेगा नहीं। प्रॉब्लम आती है कि आप पढ़ते किस तरीके से हो। यू शुड बी राइट अप्रोच। बच्चे ना इसको टिपिकली थ्योरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, और उनको लगता है कि भाई रट लो और हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तुम खुद सोचो ना, आप लोग सीए कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स है,
राइट? तो जब प्रोफेशनल कोर्स है, तुम लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद क्या करना है? ऑडिट। तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि भाई क्रीम बच्चा निकले, और जब वो मार्केट में जाके ऑडिट करे ना, तो कोई ये क्वेश्चन ना करे कि कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिट भी नहीं करना आता। तो पेपर में ना एग्जामिनर की थोड़ी सी एक आउटलुक रहती है कि भाई जो पेपर लिखने वाला है प्रोफेशनल है, सीए बनने वाला है, तो ऑडिट के पेपर में ना वो कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट नहीं करता। तो पास होना डिफिकल्ट नहीं है अगर राइट अप्रोच है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इवन अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, वैसे तो मैं आपको आगे दिखाने वाली थी, लेकिन मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाती हूँ, उससे ना आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे ऑडिट पेपर की मैं पैटर्न की बात करूं तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं भैया? 30 मार्क्स के सिर्फ एमसीक्यू आता है। नंबर कट सकता है उसमें अगर सही लिखा है, चांस ही नहीं है। उसके बाद 14 मार्क्स का आता है आपका करेक्ट इनकरेक्ट विद रीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट। 7 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, पूरे नंबर लेने के चांसेस हैं। एंड लास्ट में आपका बचता है 56 मार्क्स का क्या? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, इस पेपर में तुम्हें लगता है कि पास होना इज ए थिंग? भाई एमसीक्यू है, पूरा नंबर देगा। यूजुअली जैसे कि लॉ का पेपर हो गया या ईआईएस का पेपर हो गया, जो इनमें क्या होता है, आप पूरा सब्जेक्टिव लिखते हो। सब्जेक्टिव जहां आएगा ना, वहां पे एग्जामिनर नंबर काट सकता है। एमसीक्यू में क्या काटेगा? ट्रू एंड फॉल्स में क्या काटेगा? पासिंग मार्क्स तो यही बन जाते हैं तुम्हारे 44 मार्क्स। सब्जेक्टिव कितना बना? 56 मार्क्स का। तो भैया पास होना अगर देखा जाए इस पेपर में चैलेंज है ही नहीं, बस क्या है, यू शुड बी राइट अप्रोच। बोलने के लिए इट्स अ थियरी पेपर, बिकॉज हमने क्या किया, सब कुछ लिख दिया। लेकिन खुद सोचो ना, पूरी जिंदगी जो जब काम करोगे वो थियरी कैसे हो सकता है तो प्रैक्टिकल। तो इसको पढ़ना भी उसी तरीके से है। जब भी हम यहाँ पढ़ेंगे ना, तो मैं ये नहीं बोलती कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलती हूँ, मैं बोलती भाई मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके चलूँगी और हम एग्जाम ओरिएंट भी पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रटवाने को मैं रटवा दूँ, लेकिन भाई देखो फाउंडेशन में इंटर में पढ़ोगे, फिर फाइनल में पढ़ोगे, और उसके बाद फाइनल में पढ़ के बात खत्म हो जाती ना, मैं रटवा भी देती, लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी करोगे भी। अब मेरे इन नाजुक कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़िंदगी में पहली बार जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँ और उसके बाद तुम्हें वो पूरी ज़िंदगी करना है, तो बेस तो क्लियर करके चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट के बिना मुझे खुद रात को नींद नहीं आती अगर मैं खाली रटवा दूंगी। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हाँ सच तो ये है वो कॉन्सेप्ट तुम जिंदगी में अप्लाई तब कर पाओगे जब सीए बनोगे। तो एग्ज़ाम ओरिएंट भी पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम ओरिएंट में बस अगर पास होना है तो तुम लोगों को मुझे 3 प्रॉमिस करने पड़ेंगे, सिर्फ 3 प्रॉमिस। बाकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एग्ज़ाम क्लैरिटी, मतलब इतनी बड़ी प्रॉमिस कोई करता नहीं है, मैं लिख के बोल सकती हूँ भाई। उसके बाद तुम्हारे एग्ज़ाम पास करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों को मुझे 3 प्रॉमिस करने पड़ेंगे, आप लोगों को भी और आप जो ऑनलाइन हो आप लोगों को भी, सिर्फ 3 प्रॉमिस। पहला प्रॉमिस, क्लास मिस नहीं करोगे, क्योंकि मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके नहीं पढ़ाती भैया। मैं ये कर सकती हूँ कि मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ और मुझे नीड लगती है, मैं आपको 9th चैप्टर के ऊपर लेके जा सकती हूँ। क्योंकि भाई जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी और उसका लिंकेज नेक्स्ट टॉपिक पे ज़्यादा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा अच्छा है, तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर कैसे पढ़ाऊँ? फाउंडेशन तो है नहीं, इंटर है, बेस क्लियर करना है, तो लिंक करते हुए पढ़ेंगे। मेरी क्लास मिस मत करना प्लीज़, राइट? पहली चीज़। दूसरी चीज़, घर जाके ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है? बट बी ऑन टाइम। 12 बजे डॉट क्लास शुरू कर देंगे। जो पहले दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, मेरे साथ रिवाइज कर लेना, घर जाके पढ़ने का नीड नहीं है। और सबसे बड़ा क्या हो गया, तुम लोगों ने आते ही मुझे बोल दिया कि मैम बोथ ग्रुप्स दे रहे थे, वरना तो मैं बोल भी देती कि चलो यार 15 मिनट का होमवर्क कर लेना, अब बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मेरा ऑडिट तो मैं पढ़ा लूँगी, तुम बाकी पढ़ लेना, ठीक है? आके प्लीज़ रिवाइज कर लेना मेरे साथ। लेकिन एंड थर्ड चीज़ विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मतलब उसको लेके तो मैं पर्सनल हो जाती हूँ। मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है, अब इतना पॉजेसिव हूँ,
और अपने स्टूडेंट्स को लेके थोड़ा ज़्यादा पॉजेसिव हो। तो क्लास में जो तुम 2-3 घंटे मेरे साथ रहोगे ना, सारा फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। चाहे तुम मेरे सामने बैठे हो, चाहे तुम ऑनलाइन में बैठे हो, बिल्कुल भी नहीं पसंद एक दूसरे से बात करो, किसी का फ़ोन निकल के सोना बाबू का मैसेज आए। इस 2 घंटे में 3 घंटे में तुम्हें बात करनी है। तुम्हें भी पढ़ने का मन नहीं है ना, तो मुझे बोल देना, मैं कभी नहीं पढ़ा पाती। मतलब मुझे बच्चे ये बोल देते हैं ना, प्रॉमिस ब्रेक करोगे पहली क्लास में 1 मिनट में ही, इट हर्ट्स। हाँ नहीं, इट्स सच, मतलब बहुत सच है। इस 2-3 घंटे में ना तुम सिर्फ मुझ पे ध्यान दोगे, फुल फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। तुम्हें नहीं पढ़ना, जहाँ ये लगे ना कि मैम अब हैवी हो गया, हम नहीं पढ़ सकते, मैं वहीं क्लास वाइंड अप कर दूंगी, मतलब आगे नहीं पढ़ाऊंगी। हो सकता है उसको रिवाइज करवा दूं, लेकिन वाइंड, बट ऐसा नहीं है कल आके 10 मिनट में बोल दो कि क्लास हैवी हो गया। हाँ लगे, क्योंकि मेरा लॉजिक नहीं बनता ना भाई, जब समझ ही नहीं पा रहे तो आगे पढ़ा के क्या करूँ, राइट? तो मुझे बताओ, जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर। क्योंकि बोलते हैं ना, एक सीरियल आता था बचपन में, सास भी कभी बहू थी, तो मैं भी कभी स्टूडेंट थी, तो सारे दुख दर्द झेले हैं हमने, हमें भी दर्द हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन शेयर एनी प्रॉब्लम। आर्टिकलशिप की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, किसी भी शिप की प्रॉब्लम हो, यू कैन डिस्कस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। बस ये 3 प्रॉमिस कर देना, एग्जाम पास करवाने का प्रॉमिस मैं कर दूंगी। एंड एक और चीज़, जो बेस तुम्हारा क्लियर होगा ना ऑडिट में, फाइनल के बच्चों से जाके, मतलब ठीक है रैंक होल्डर की बात नहीं कर रही, बट नॉर्मल फाइनल के बच्चों से जाके देख लेना, तुम्हारे पास ज़्यादा नॉलेज होगी। क्योंकि मैंने 5-6 साल जिंदगी में और कुछ किया ही नहीं है। मतलब ये हाल है, मुझे तो कई बार लगता है कि अगर मुझे चोट लगेगी ना, तो सिर्फ ब्लड में ऑडिट निकलेगा। क्योंकि सीए हमारे टाइम पे आईपीसीसी होता था, आईपीसीसी में आर्टिकलशिप शुरू हुई थी, तब ऑडिट करना शुरू किया था, ख़त्म हो गया, सीए बन गए, 3 साल तक ऑडिट करते रहे। सीए बनने के बाद 2-3 महीने ही जॉब कर पाए थे, उससे ज़्यादा जॉब नहीं कर पाई थी, तो वहाँ भी 2 असाइनमेंट ऑडिट के मिले। उसके बाद से पढ़ा ऑडिट रही हूँ, और कभी कभी थोड़ा सा प्रिविलेज है, मेरे हस्बैंड इन प्रैक्टिस, तो कभी बहुत अच्छा असाइनमेंट आता है, तो वहाँ पे हम अपने नॉलेज ब्रशअप करते रहते हैं। तो इन शॉर्ट 5-6 मतलब 10 साल अब मैं बोल सकती हूँ सिर्फ ऑडिट किया है। तो अब तो कई बार ऐसा लगता है कोई मुझे आईटीआर भरने के लिए देना, तो इतने अच्छे से नहीं भर पाऊंगी, क्योंकि ऑडिट ही इतना कर लिया कि अब बस वही निकलता है। तो कॉन्सेप्ट का तुम टेंशन लेना मत, लेकिन मेरी क्लास में सारा फोकस मुझ पे होगा। रिवीजन करना है, टाइम से आना, मैं लेट नहीं करती क्लास, ना लेट तक खींचती हूँ। 12 बजे स्टार्ट करके इवन 2:30 बजे तक छोड़ दो, बस बहुत पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन टाइम से आना ताकि रिवीजन मिक्स ना हो, ठीक है जी, पक्का? कोई डाउट रखना भी मत। और हाँ, जो भी डाउट आए ना मुझसे पूछ लो। जब कई बार क्या होता है ऑडिट में, अभी एक चीज़ बता देती हूँ, पूरा ऑडिट एक जैसा सा लगता है, बट ऐसा है नहीं। हर टॉपिक में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, बस उसी थिन लाइन डिफरेंस पे हमें फोकस करना है। बिकॉज एग्ज़ाम के अंदर जो ऑडिट में प्रॉब्लम आती है वो आती है कि भाई क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको लगता है आपको आता है, आंसर लिख के आ जाते हो और फिर बोलते हो नंबर नहीं आए। बिकॉज होता क्या है, जो वो थिन लाइन डिफरेंस है ना, वो नहीं लिखा होता, राइट? तो इसका एक ही सोल्यूशन है, क्लास में पढ़ाऊंगी सब समझ में आएगा, अभी बता रही हूँ। नेक्स्ट डे जब रिवाइज करोगे, जब दिमाग बुक बंद करके रिवाइज करोगे और कितने आंसर दे पाओगे और कितने नहीं, वहाँ पे जाके पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आया था और कौन सा नहीं। तो जैसे ही डाउट आए उसी दिन तुम उसे क्लियर करोगे, बिकॉज डाउट पाइल अप करने से ना खुद भूल जाते हैं कि डाउट क्या था एग्जैक्ट। मैम इस टॉपिक में डाउट था, ये नहीं याद रहेगा इस टॉपिक में डाउट क्या था, तो उसी दिन मुझे क्लियर करना। बहुत सिंपल सी बात है भाई, पैसे दे रहे हो, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम दे रहे हो। तो जब 2.5-3 घंटे यहाँ लगा के जा रहे हो तो उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना, राइट? तो स्टार्ट करें पक्का से। कोई डाउट, पानी वानी पीना है, लंबी सांसें लेनी है, 2 मिनट ले सकते हो। आज से एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी भैया थोड़ा बहुत कुछ सांस वांस लेना है ले लो,
कोई टेंशन है नहीं, पानी वानी पी लो। इवन पता है पानी पीते रहना, क्योंकि पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए और दिमाग को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एंड वाटर इज़ ए थिंग जो आपके दिमाग को ऑक्सीजन देता है। एग्ज़ाम के लिए भी जब प्रिपेयर करोगे ना, तो पानी पीने की हैबिट डेवलप करो कि थोड़ा थोड़ा 2-2 सिप पीते रहो, आपका दिमाग थोड़ा लंबे टाइम के लिए काम करेगा। बिकॉज खाना हर टाइम प्रैक्टिकल नहीं रहता, तो पानी के सिप्स लेते रहो। अब जो मुझे बोलना था मैंने बोल लिया। अब हम ऑडिट स्टार्ट करेंगे और उसके लिए आप लोग बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है? पक्का? स्टार्ट करें। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को क्या पता है ऑडिट के बारे में? व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट है क्या? एक सेकंड, माइक सर। हाँ जी, ऑडिट क्या है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना बाय आरसीए। ओके, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। हाँ जी, और ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑडिट क्या है भाई? जल्दी से बता दो। वंश, कृति, ऋषि, वंश, यस मैम, ऑडिट मीन्स टू चेक द ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी गुड। मतलब आप लोग क्या पढ़े वढ़े के आए हो क्या कहीं से? थोड़ा सा आइडिया है। बेटा देख, ऑडिट को अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, ऑडिट कुछ भी नहीं है, वो चीज़ है जो हम जिंदगी भर करते आए हैं। दैट इज जज, दैट इज चेकिंग। हमें वही करना है। मतलब आई डोंट थिंक सो किसी को भी जज करने के लिए कोई स्किल्स चाहिए। बचपन से सोसाइटी के वो 4 लोग हैं और कंपनी के लिए हम वो 4 लोग हैं जिनसे वो डरते हैं कि काम ठीक से करो, पता नहीं 4 लोग क्या कहेंगे, मतलब ऑडिटर साहब पता नहीं क्या कहेंगे। हाँ जी, शर्मा जी। तो हम कंपनी के लिए शर्मा जी हैं। ऑडिट एक्चुअली में कुछ भी नहीं, ऑडिट सच्ची में किसी चीज़ को चेक करना है, एग्जामिन करना है। हाँ, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी हो सकता है, वो मैनेजमेंट का भी हो सकता है, वो सोशल भी हो सकता है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, मैनेजमेंट भी हो सकता है। एक बात बोलूँ, जितने टर्म्स मैंने यूज़ करे ना, ये सारे के सारे ऑडिट आज के टाइम पे होते हैं। कंपनीज करवाती है, सोशल ऑडिट भी करवाती है। सोशल ऑडिट मतलब कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, इसका भी ऑडिट होता है। तो ऑडिट में स्कोप बहुत है, लेकिन हाँ, हमारा सिलेबस जो बात करता है वो बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो हम इस क्लास में जब भी बात करेंगे ऑडिट का, तो वी मीन टू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। यस वरुण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में कवर है। बाकी अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूँ ऑडिट का क्या मतलब है, ऑडिट का बस मतलब है चेक करना, एग्जामिन करना। आजकल तो बहुत ट्रेंड है भाई, फूड ब्लॉगर्स रील्स पे रील, यहाँ के मोमोज अच्छे हैं, ये अच्छा है। वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को चेक किया और उसके ऊपर अपना ओपिनियन, क्या अपना ओपिनियन प्रोवाइड किया। यही हमें करना है, हमें चेकिंग करनी है और चेकिंग के बाद ओपिनियन देना है। बात समझ पा रहे हो? एंड आपको पता है ऑडिट इज नॉट अ न्यू टर्म, ऐसा नहीं है कुछ बहुत नई टर्म है या मॉडर्न टर्म है, बहुत पुरानी है। पता है ऑडिट वर्ड आया कहाँ से है? इट्स कम फ्रॉम द वर्ड अडायर। अडायर का मतलब होता है सुनना, टू हियर, किसी चीज़ को सुनना। जब राजा महाराजा होते थे, मूवीज में तो देखे ही होंगे एटलीस्ट, तो वो लोग क्या करते थे भाई, खाता तब भी बनता था, एक्सपेंडिचर तब भी होता था, पब्लिक से टैक्स तब भी लिया जाता था, ठीक है। तो क्या होता था, एक जिसको मुंशी बोलते हैं, वो क्या करता था, वो लिख लेता था सारे खर्चे, कहाँ कितना अर्निंग आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। उसके बाद ना उसको बोलना शुरू करता था, जो उन लोगों का मीटिंग होता था। मीटिंग में पहले ऑफ कोर्स इतना टेक्निकल नहीं होता था, तो सामने वाला पर्सन जो राजा होता था वो उसको सुन के जज करता था कि ये खर्चा सही है, ये अर्निंग सही सोर्स से आ रही है। तो वहाँ से आया अडायर, हियर, और उसी अडायर को चेंज करके बोल दिया गया ऑडिट।
जो हम आज के दिन करते हैं। और आज के दिन ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, दी चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंपनीज एक्ट फर्स्ट ग्रुप में पढ़ चुके होंगे। कंपनीज एक्ट एक सेक्शन है, सेक्शन 141, जिसमें ना ये लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी एंड नॉन एलिजिबिलिटी। वहां पे लिखा हुआ है कि ऑडिट कौन कर सकता है एलिजिबिलिटी के अंदर? ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, है ना। तो बस इसी लाइन की वजह से भैया रोजी रोटी चलती है, इसी की वजह से ऑडिट हम लोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ बोलूँ, थोड़ा सैड है कि आजकल क्या है, बच्चे रट के चले जाते हैं। मैं कुछ भी बोलूँ, हमारे ना ऑडिट का एक्चुअली क्वालिटी पहले से कम हो गया है। टू मच ऑफ द स्कैम, कुछ भी एक तो गड़बड़ होती है, सारी नज़रें सीए पे आ जाती है कि भाई तेरी गलती है ना। कहीं केसेस में होती हैं और कहीं नहीं भी होती, वहाँ भी हम कल्प्रेट हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना कि एक बार गलती करोगे तो बार बार आप ही दिखोगे। बट हमारा फोकस क्या रहेगा कि हम इतना कॉन्सेप्ट पे पकड़ रख लेना कि हमारा काम जो आज ऑडिट कंपनी एक्ट हमें बोलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे, किसी और के पास जाए ना। क्योंकि बहुत सारा काम पिछले कुछ 4-5 सालों में बहुत लोगों में डिवाइड हो चुका ऑलरेडी। तो इसको तो हमें मेंटेन करना है। तो आज ही से भैया ऑडिट पढ़ेंगे विद द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट तभी लगा पाएंगे जब पेपर क्लियर होंगे, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू साथ साथ चलेगा, राइट? ठीक है जी, हम थे ऑडिट के ऊपर। ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन। मैंने ना आप लोगों को करेक्ट करवाया था कि बेटा ऑडिट है किसी चीज़ को एग्जामिन करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना। मैंने ये वर्ड स्पेसिफिकली बोला, ओपिनियन देना। आप लोग ओपिनियन से क्या समझते हो? क्या? सलाह देना, व्यू देना। मतलब इसका मतलब कुछ ऐसा है ना, मैं बोलूँ मैंने चेक किया और मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें ऐसी हैं। सुन के ये नहीं लग रहा कि हमने गारंटी नहीं दी। हमने बोला मैंने चेक किया और मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी दे रही है या फिर नहीं दे रही एज पर द केस। मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया। तो ये याद रखना, ऑडिट के अंदर हम सिर्फ ओपिनियन देते हैं, गारंटी नहीं। क्योंकि तुम कितना भी काम कर लो, 100% गारंटी दे ही नहीं सकते ऑडिट के अंदर। ये जो हम आज चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना, ये ना बेस है। फिर आगे जितना भी पढ़ेंगे इसी बेस के ऊपर पढ़ेंगे। आज शायद मैं कोई चैप्टर शुरू ना करवा पाऊँ, लेकिन ऐसे होता है ना कि हर गेम के अपने कुछ रूल्स होते हैं, हर स्टोरी के अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो आज हम बस उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बातें करेंगे, उन्हीं रूल्स को समझ लेंगे और फिर सारा गेम उन्हीं रूल्स पे होगा। ठीक है जी। तो पहली चीज़, ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन किया क्यों जाता है? टू प्रोवाइड एन ओपिनियन। तो ऑडिटर खाली क्या प्रोवाइड करता है? ओपिनियन। यस, राइट। हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे जब भी हम बात करेंगे चेकिंग? हम किस चीज़ की चेकिंग करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो एक चीज़ गांठ बांध लो कि हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते नहीं हैं। बनाना तो छोड़ो, हम एक सिंगल एंट्री, आई लिटरली मीन अ सिंगल एंट्री भी हम उसमें पास नहीं करते। आई नो हम सबको बहुत अच्छी अकाउंटिंग आती है, लेकिन हम अपने ज्ञान को सिर्फ चेकिंग तक सीमित रखते हैं। ऑडिटर जो ऑडिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिटर। मेरी क्लास में आप सब क्या हैं? ऑडिटर। ठीक है जी। तो ऑडिटर साहब, आप लोग अपने ज्ञान को थोड़ा कंट्रोल करना। आप कभी भी क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सिंगल एंट्री भी रिकॉर्ड नहीं करोगे ऑडिट करते हुए, आप सिर्फ चेकिंग करोगे। ठीक है जी। अब आप पूछोगे मैम तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? कंपनी, अकाउंटेंट, मतलब जो आपका क्लाइंट है। ऑडिट के अंदर हम क्लाइंट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट, या फिर TCWG। इसकी फुल फॉर्म है दोर्ज चार्ज विद गवर्नेंस।
जैसे जैसे पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा, बर्डन लेने का नीड नहीं है, ठीक है। तो हम ऑडिट के अंदर क्लाइंट के लिए वर्ड यूज करते हैं मैनेजमेंट। अगर कहीं भी तुम्हें क्वेश्चन में ये लिखा मिले कि मैनेजमेंट ने ये किया, तो इसका मतलब है एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि भैया क्लाइंट ने ये किया। बात समझ पाए? कहीं लिखा है TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस ने ये किया, तो कहना चाह रहे हैं कि भैया क्लाइंट ने ये किया। और हम गए क्या करने? हम यही तो करने गए कि मैनेजमेंट जो काम कर रही है, क्लाइंट जो काम कर रही है, क्या वो सही कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है जी, बात समझ में आए? तो अगर मैं बात करूं स्टोरी की, तो हमारी ऑडिट के अंदर बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं जिसके अराउंड पूरी की पूरी स्टोरी मूव करती है। पहला है ऑडिटर। कौन है? ऑडिटर, जो ऑडिट करता है। आप लोग, ठीक है जी। ऑडिट करवाता कौन है? मैनेजमेंट, आपका क्लाइंट, ठीक है जी, या फिर TCWG। ये वो हैं जो ऑडिट, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है तो देख लेना, ठीक है। और थर्ड चीज, ऑडिट किया किसका जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, राइट जी। एंड ऑडिट खुद में है क्या? एग्जामिनेशन, ठीक है जी, बात समझ पाए? अब जरा एक बार दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं कि ये करवाता क्यों है और ये करता क्यों है। बेटा एक बात बताओ, कंपनी ने, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की, ठीक है जी। अब उसने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते क्या है? यस, पोजीशन दिखाते हैं कि आज के दिन, बैलेंस शीट की बात करूं तो आज के दिन इस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज। P&L दिखाते हैं कि भाई इस एक साल में कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस। और आज के दिन कंपनी की क्या पोजीशन है, इन सब के लिए जिम्मेवार कौन है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने जो कर्म या फिर कांड किए होंगे, उसी के बेसिस पे तो आज कंपनी इस हालत पे पहुंची है ना। अब उन्हीं, वो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, उसी के किए गए काम को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। कल बैंक के पास जाए कंपनी और बोले मुझे लोन चाहिए, बैंक ने बोले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, कंपनी ले जाए, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई रिलाई करेगा? ये कुछ वैसा ही है कि आप लोग पेपर लिखो और मैं आपको ही बोल दूं, चेक करके बता दो पेपर में अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, राइट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा ये रहे हैं कि कंपनी ने क्या काम किया और क्या नहीं किया, राइट? और इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर दुनिया अपने डिसीजन फ्रेम करेगी। जैसे शेयर होल्डर, जैसे आप लोगों के बहुत सब लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिए होंगे, खुलवा लेंगे, सेकंड ग्रुप में आ गए हैं तो SFM भी पढ़ेंगे आप, तो तब तो खुल ही जाएंगे। तो बहुत सारे लोग अपने डिसीजन फ्रेम करते हैं कि भाई कंपनी में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। बैंक बताएगा कि भाई लोन देना है कि नहीं देना, क्रेडिटर बताएंगे कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, गवर्नमेंट बताएगी कि टैक्स कितना लेना है, इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाए, क्या उन सब पे आंख बंद करके आप रिलाई कर सकते हो? नहीं। तो मैनेजमेंट, आपका क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाता है,
ताकि उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्रेडिटेबिलिटी इन्हांस हो सके। क्या वर्ड मैंने यूज किया? क्रेडिटेबिलिटी इन्हांस हो सके, ताकि लोग उस पर रिलाई कर सके। तो जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे और आप अपने ऑफिस में बैठे होंगे, ऐसे ही एक नॉक नॉक करके लाला जी अंदर आएंगे और वो बोलेंगे कि सर देखो ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, प्लीज इन्हें चेक करके इन पे अपना ओपिनियन दे दीजिए। तो क्लाइंट मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाता है बिकॉज उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्रेडिटेबिलिटी, उसकी वैल्यू, लोग उस पर रिलाई कर सके, इसीलिए ये है ऑडिट करवाने का ऑब्जेक्टिव। ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन, याद रखना। ऑडिट मतलब क्या? एग्जामिनेशन। अब ये ऑडिट करता कौन है? ऑडिटर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर तुमसे पूछा कि ये नया रेस्टोरेंट खुला, ये कैसा है, आपने खुद खाना टेस्ट किया होगा, चेक किया होगा, तभी बता पाओगे ना कि कैसा है। सेम थिंग, ऑडिटर को बोल दिया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है, जब तक उसे खुद नहीं पता होगा कैसी है, वो ओपिनियन कैसे देगा? तो वो एग्जामिन, वो ऑडिट करता इसीलिए है, वो ऑडिट करता इसीलिए है ताकि वो खुद, एक वर्ड बोलूंगी, ताकि वो खुद रीजनेबल अश्योरेंस ले सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अब पहले तुम मुझे ये बताओ, ये अश्योरेंस का मतलब क्या? रीजनेबल छोड़ो, अश्योरेंस का मतलब क्या है? अश्योरेंस, एक तो इंश्योरेंस होता है, एक अश्योरेंस होता है। हाँ जी, ऑडिटर एग्जामिन करके अश्योरेंस ऑब्टेन करता है। व्हाट इज अश्योरेंस? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे, अश्योरेंस का क्या मतलब है? हाँ जी, गारंटी तो पूरे ऑडिट में नहीं है कहीं पे। और भाई हम कैसे दे दे? जान के गारंटी नहीं है, हम कैसे किसी और के किए गए काम की गारंटी दे दे? अश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या है? हाँ जी ऋषि, अश्योरेंस वर्ड का क्या मतलब है? हाँ जी, रिलायबल। नहीं नहीं, थोड़ा और, मतलब तो वर्ड समझो ना। मतलब ऑडिटर एग्जामिन करता है और उसके बारे में क्या करता है? रीजनेबल अश्योरेंस लेता है। एक और चीज़ बोल रही हूँ, ऑडिट के अंदर लिखना होता है, और ऑडिट में और कुछ नहीं है, उसके लैंग्वेज है। और लैंग्वेज तो कोई हाईटेक, कुछ ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश नहीं है। वंश कह रहे हैं बिलीव, यस वंश, यस फेथ। इसमें ना ऑडिट के पेपर के अंदर आपको लिखना तो है, देखो सच तो ये है कि लिखना तो पड़ेगा, एंड ऐसा कोई हाईटेक इंग्लिश नहीं है, लेकिन ऑडिट की अपनी लैंग्वेज है। लैंग्वेज भी नहीं, मुझे बोलना चाहिए, ऑडिट की अपनी एक वोकैबुलरी है। जो ये वर्ड्स है ना, रीजनेबल अश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दीज ऑल आर ऑडिट के वर्ड। क्लास में बोलते जाना, और वैसे भी इन वर्ड्स पर ना थोड़ा स्ट्रेच दे के बोलती हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बच्चे हंसते भी हैं बट ठीक है, इनको याद रखना है और एग्जामिन में ना यही कोट करके आने हैं, तो अपने आप लैंग्वेज पे पकड़ आ जाएगी। इंग्लिश ग्रामर में इसकी जगह अवॉज हो जाए, कोई इशू नहीं है, बस ये वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है जी, इसका एक ही सोल्यूशन है, क्लास में सुनते जाओ और थोड़ी बहुत रीडिंग करते जाओ, और कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं करना। हाँ जी, तो अश्योरेंस का मतलब होता है कि आप खुद उस चीज़ के बारे में थोड़ा ब्रीफ, थोड़ा फेथ लेते हो कि हाँ एक्चुअल में क्या है। तुम खुद कॉन्फिडेंस लोगे किसी चीज़ के बारे में, तभी तो बोल पाओगे, राइट? तो ऑडिटर एग्जामिन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अश्योरेंस लेता है, वो भी कैसी? रीजनेबल। रीजनेबल का क्या मतलब है? ठीक ठाक, एग्जैक्टली। रीजनेबल का मतलब है ठीक ठाक। बिकॉज अश्योरेंस दो तरह की होती है, एक तो होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रीजनेबल। एब्सोल्यूट का मतलब है जब हम बोले कि हमने 100% चेक कर लिया,
सब कुछ एकदम बढ़िया जी, हमने बोल दिया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज एब्सोल्यूट अश्योरेंस, और वो ऑडिट के अंदर प्रैक्टिकल है नहीं। क्यों नहीं है आगे जाके पढ़ेंगे 1-2 क्लास के बाद, लेकिन ये याद रखना ऑडिट के अंदर हम खाली ओपिनियन देते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे खाली रीजनेबल मतलब लेस देन 100% अश्योरेंस ले पाते हैं। एब्सोल्यूट नहीं लेते हम, कैसे लेते हैं? रीजनेबल मतलब ठीक ठाक। तो ऑडिटर को ओपिनियन देना है, सिंपल सी बात है भाई, किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन तभी दोगे ना जब खुद को तो पता होगा। तो ऑडिटर इसीलिए एग्जामिन करता है ताकि वो एग्जामिन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में रीजनेबल अश्योरेंस ले सके। बात समझ पाए? तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मैनेजमेंट ऑडिट क्यों करवाता है, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी इनहांस कर सके। जिस दिन ऑडिट होएगा उस दिन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे होता था ना कि 10th का मार्कशीट आया, लेकिन एक होते साइंड वाले मार्कशीट अटैच्ड, जैसे ही वो अटैच्ड हो गए फिर तो वो प्रूफ बन सकते हैं आपका, यू नो, एड्रेस प्रूफ एंड एवरीथिंग। तो वही चीज़ है भैया, जिस दिन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आप लोगों के साइन हो गए, सीए में और कोई स्पेशल नहीं है, सीए में एक ही स्पेशल है, वो है आपके साइन। जो आपके साइन में पावर है वो किसी और चीज़ के पास, किसी दुनिया में प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। मैं ऑनलाइन भी ये बात बोल सकती हूँ, ठीक है जी, क्योंकि आपने जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर साइन किए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बन गई क्या? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया आप भी ना, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई नहीं पूछ रहा था, जैसे ही साइन हुए बैंक बोलेगा अरे लीजिए लोन चाहिए, अरे 10 क्या आप 20 लाख लेके जाइए, क्योंकि आपने उस पर साइन कर दिए। समझ रहे हो? तो इसीलिए ऑडिट करवाया जाता है ताकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी इन्हांस हो सके। और ऑडिट करता कौन है? ऑडिटर। वो इसीलिए करता है बिकॉज मैनेजमेंट ने, क्लाइंट ने उसको पैसे इसी चीज़ के लिए दिए कि भाई ओपिनियन दे। अब ओपिनियन तो तभी दोगे ना जब खुद को पता होगा। तो खुद को पता होने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अश्योरेंस लेने के लिए। तो ऑडिटर ऑडिट इसीलिए करता है, ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन इसीलिए करता है ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस ले सके और इसी अश्योरेंस के बेसिस पे अपना ओपिनियन दे सके। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो यहां तक पक्का से? एक और चीज है, अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे जो ये बताते हैं कि अकाउंटिंग करना कैसे है। वैसे ही ऑडिट के अंदर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होते हैं जो ये बताते हैं कि ऑडिट करना कैसे है। राइट? तो ऑडिटर जो भी एग्जामिनेशन करेगा, जो भी चेकिंग करेगा, वो सब किसके बेसिस पे करेगा? एज पर ऐसे। और ये हमारे सिलेबस में कवर होते हैं। स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं कि भाई किस सिचुएशन में ऑडिटर किस तरीके से काम करेगा, हमारे क्या एक्शन रहने वाले हैं, हमें कितना काम करना है, कब करना है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये हमारे लिए गीता है, बाइबल है, पुराण है, सब कुछ ऑडिट का सब कुछ यहीं लिखा हुआ है। ठीक है जी, बात समझ पाए? कोई डाउट यहां तक? अभी तक सिर्फ मैंने आप लोगों से दो चीजें डिस्कस करी कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ऑडिटर चेकिंग करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट क्लाइंट इसीलिए करवाता है ताकि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी इन्हांस हो सके। करता कौन है? ऑडिटर, द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन प्रैक्टिस। ठीक है, वही ऑडिट करता है क्योंकि कर ही वो सकता है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 बोलता है कि सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है। ठीक है जी, ऐसे ही बैंकिंग रेगुलेशंस बोलते हैं कि बैंक के अंदर सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है। ऐसे ही इंश्योरेंस के अंदर IRDA बोलता है कि सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA ऑडिट कर सकता है। राइट? तो ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिट है क्या? एग्जामिनेशन। ठीक है जी, किया क्यों जाता है? सो डैट उसके ऊपर हम क्या ले सके? रीजनेबल अश्योरेंस। और इसी अश्योरेंस के बेसिस पे हम ओपिनियन देते हैं। राइट?
अब बात आती है लास्ट चीज की। इस स्टोरी का लास्ट कैरेक्टर, बड़ा गंदा कलर है, एक सेकेंड, इस स्टोरी के लास्ट कैरेक्टर की जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलोगे मैम अच्छा तो ये भी नहीं है, बट ठीक है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अगेन पहली बात रिपीट करूंगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट, ठीक है जी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ, चलो, व्हाट डू मीन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैम व्हाट? बैलेंस शीट, पीएनएल, एक एक करके बोलो ताकि समझ में। व्हाट डू मीन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अरे 11th-12th से बनाना सीख रहे हो भाई? यस, एक बार आपने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट शोइंग स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ एनी एंटिटी, राइट? ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट की, कंपोनेंट क्या है? यस, हाँ जी वंश, यस सही कह रहे हो। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लोज एंड नोट्स टू अकाउंट। किसी ने नोट्स तो खोल के नहीं पढ़ा अभी? ठीक है, यस वंश सही कह रहे हो। ऋषि ने बोला कि बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड कलेक्टिव सिमुलेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रांजैक्शंस, यस सही है, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो स्टेटमेंट जो ये बताए कि भाई आज के दिन आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है ना। इसके कंपोनेंट हैं बैलेंस शीट, पीएनएल, कुछ जगह कैश फ्लोज भी बनते हैं, लेकिन एंड नोट्स टू अकाउंट, राइट बेटा। लेकिन एक बात बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाए जाते हैं? हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, मतलब साल खत्म हो गया उसके बाद बनेंगे। अच्छा फाइनेंशियल ईयर कितना है? फाइनेंशियल ईयर बताना जरा। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हाँ जी परफेक्ट। तो 31 मार्च पे जब हमारा ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे ना, है ना। अब ऐसा आपको क्या लगता है क्या होता होगा कंपनीज के अंदर कि 31 तारीख खत्म हुई, फिर वो सोचते होंगे अरे पूरे साल क्या किया था, अच्छा वो सेल करी थी राम को, अरे वो चिंटू आके गुड्स लेके चला गया था। इस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं क्या? नहीं, पूरे साल क्या बनाया जाता है भैया? पूरे साल क्या बनाया जाता है? जर्नल्स, लेजर, राइट। फिर उसके बेसिस पे क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा मतलब पूरी जर्नी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? पहले वो जर्नल्स बने, उसके बाद लेजर्स बने, फिर उसका ट्रायल बैलेंस फाइनल हुआ, और उसके लास्ट में क्या बना आपका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके बेसिस पे क्या बनाया भैया? पीएनएल, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। इतना तो पक्का बनेगा ही बनेगा, है ना। आपको पता है यहां से यहां तक जो इंफॉर्मेशन है ये पूरे साल होती है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। दे आर द सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना। इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, राइट। अगर यहां गड़बड़ है तो यहां तो ऑटोमेटिकली गड़बड़ होगी ही होगी। याद रखना, ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट। इसके अलावा भी कुछ और है तो बात अलग है। हमें ओपिनियन देना होता है इसके ऊपर। लेकिन आपको पता है
हम जो एग्जामिन करते हैं ना, हम खाली इनको चेक नहीं करते, हम इनको भी चेक करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ गड़बड़ है बेटा, दिस इज लाइक अ इनपुट, इनपुट गलत है तो ये फाइनल प्रोडक्ट तो अपने आप गलत होएगा ही होएगा। तभी बोला जाता है कि ऑडिटर एग्जामिन करता है किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन इज ब्रॉडर टर्म, जिसके अंदर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों आते हैं। लेकिन किंतु परंतु हम ओपिनियन देते हैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। यहां तक बात समझ पा रहे हो पक्का से? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी अकाउंट्स बना रहे हैं, लेजर जर्नल कुछ भी करना है, तो किसके अकॉर्डिंग करते हो आप? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर शेड्यूल 3 उसका फॉर्मेट वैसा जाएगा, राइट है ना? हम चेक भी यही कर रहे होते हैं कि क्लाइंट ने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, क्या ये एज पर द एएस, क्या एज पर द इंड एएस, क्या एज पर द शेड्यूल 3, क्या एज पर द रिक्वायर्ड लॉ एंड रेगुलेशन बने हैं कि नहीं बने। एंड इन्हीं चीजों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ऑडिट के अंदर कि हम चेक करते हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब वो फ्रेमवर्क्स जो ये बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनने चाहिए। इसके अंदर सब कुछ आता है, आपका एएस, आपका इंड एएस, आपके लॉ एंड रेगुलेशंस, सब कुछ। और इसको कलेक्टिवली सोचो ना, पेपर में कैसा लगेगा, ऑडिटर चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयरिंग एज पर एएस, एज पर इंड एएस, एज पर शेड्यूल 3, एज पर कंपनीज एक्ट। और कितना अच्छा लग रहा है ना, चेकिंग करते हैं कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयरिंग एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास वाला चीज, राइट? तो हमें चेक करना होता है क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट आपके क्लाइंट का है। हम तो बस ये चेक करने गए हैं क्या मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाए हैं या नहीं बनाए। और ये चेकिंग करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का। हम जितना भी चेकिंग करेंगे वो सब कुछ करेंगे एज पर द एसए। बस खत्म, ऑडिट यही है। समझ में आया? अगर मैं सिलेबस की बात करूं, यहां पे कुछ चीजों का याद रखना कि भैया हम कभी बुक्स नहीं बनाते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम नहीं बनाते, मैनेजमेंट बनाता है, हमारा क्लाइंट बनाता है, ठीक है जी। हम जितना भी काम करेंगे एज पर स्टैंडर्ड्स करेंगे। तीसरी चीज, हम ऑडिट के अंदर खाली रीजनेबल एश्योरेंस लेके ओपिनियन देते हैं, गारंटी नहीं। ये 3 पैरामीटर है, मतलब बेस बोलते हैं ना भैया, दिस इज द बेस। इसके ऊपर अब पूरा का पूरा ऑडिट है। हमें आगे की क्लासेस में बस यही करना है कि रीजनेबल एश्योरेंस भाई कैसे मिलेगा। इन शॉर्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड्स, जो हमें ये सिखाते हैं कि ऑडिट करना कैसे है। बात समझ पाए पक्का से? यहां तक कोई भी किसी को डाउट? सोच लो, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको कोई डाउट? बेस रेडी हुआ कि नहीं हुआ सब्जेक्ट का? कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? ऑडिट इजी, क्या करना है? जज बचपन से क्या कर रहे हैं? जज। बस अब लोगों को ना करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जज करनी है, वो तो हम कर ही लेंगे बिकॉज अकाउंट तो हमें आता ही है बहुत अच्छे से। बस सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय, इतना ही है। थोड़ा सा लिखोगे? चलो,
करना है। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। सबसे पहले पेज पे ना एक छोटा सा डायग्राम बनेगा, डायग्राम भी कुछ नहीं बनेगा, इट्स जस्ट लाइक दैट। बीच में बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। इधर बनाना क्या, ऑडिटर। यहां पे मैनेजमेंट। पहले पॉइंट में लिखो ओनली ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेक्शन 141। बहुत आवाज होगी, ऊपर आवाज होगी, ठीक। होता क्या है, एग्जामिनेशन। आप देखना मैंने एक स्पेस छोड़ के लिखा है, क्योंकि इसको अभी हम फिल करेंगे, लेकिन पहले पूरा लिख लें उसके बाद। एज पर एसए एंड कंपनीज एक्ट। बेटा देखो, हैंड राइटिंग थोड़ी ज़्यादा बुरी है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इंटेलिजेंट लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी होती नहीं है। तो हेयर्स द प्रूफ, भगवान ने कुछ भी डाउट छोड़ा नहीं है इंटेलिजेंसी के रिगार्डिंग। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, और ये सच है, मतलब दिस इज स्टडी में आया है। डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग अच्छी होती है क्या? नहीं, दिस इज एक्चुअली ट्रू कि अगर आपकी हैंड राइटिंग बुरी है, आज के बाद किसी ने बोला कि भाई हैंड राइटिंग बुरी है, तो जस्ट से इट कि भाई आई एम वेरी इंटेलिजेंट, हम क्या करें, हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है तो हमारे बंदे पेशेंस कम होता है, हम जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो दिस इज द लॉजिक, घबराना मत। जैसे कॉम्प्लीमेंट, कोई बोले हैंड राइटिंग बुरी है, इंटेलिजेंट इतने हैं, क्या करें, आप नहीं समझोगे, प्रॉब्लम है। यहाँ तक लिख लो तो बता देना। लिख लिया? और बहुत फास्ट हो, बचपन से हो या अभी कुछ हुआ है स्पेशल है? बचपन से, बस घमंड नहीं है ना? ओहो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट। आप बोलोगे मैम मुझे सब पता है, यस आई नो, आप लोगों को सब पता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, बच्चों को ये ज़रूर याद रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट होता है, पीएनएल होता है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट वो जर्नली भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, नोट्स टू अकाउंट आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी खत्म नहीं होती विदाउट अ नोट्स टू अकाउंट, ठीक है जी। देन इट्स इंक्लूड बैलेंस शीट, पीएनएल एंड नोट्स टू अकाउंट। प्रिपेयर कैसे होते हैं? प्रिपेयर एज पर FRF, मतलब मुझे बता दो, मैं लिख लूँ। फाइनेंशियल, मुझे पता नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क।
मैनेजमेंट क्या करता है? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने एक बार एक क्लास में पूछा कि मैनेजमेंट क्या करता है, तो एक बच्चा बोलता है मैम सीए को फीस देता है। मैं हाँ वो तो ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी कैसे? एज पर FRF। ठीक है जी। सेकंड, वो ऑडिट क्यों करवाता है? टू इनहांस क्रेडिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। ये अभी तक के डिस्कशन का क्या है? पूरा का पूरा सार, इतना ही डिस्कस किया, बट दिस इज बेस। ये एक बार दिमाग में बैठ गया ना, फिर सारा ऑडिट बहुत स्मूथली कवर होगा। तुम इतने प्यारे प्यारे बच्चे, मतलब ऐसे सीए के बारे में कैसे, मतलब इतनी डेयरिंग चीज कैसे हैं? आर पार, इस बार तो पार। बस एक सच्ची बात बताऊं, ऑडिट सीए इज नॉट डिफिकल्ट। जेन्युइन बोल रही हूँ, सीए इज नॉट डिफिकल्ट। दे बस एक ना राइट अप्रोच होना चाहिए। अच्छा एक बार लिख लो, फिर बोलूंगी क्या अप्रोच होना चाहिए। सबने लिख लिया? ऑल डन? ऑनलाइन वाले बच्चों सबने लिख लिया? हाँ जी। पता है इतना सा अप्रोच है पूरी की पूरी सीए का। ऑडिट के बारे में नहीं बोल रही, सीए के बारे में बोल रही हूँ। पूरी सीए में ना भैया दे 3 फेसेस। पहला है 6-7 मंथ्स जो तुम ये क्लासेस में स्पेंड करते हो, राइट? 1-1.5 महीना तुम्हें मिलता है जर्नली सेल्फ स्टडी के लिए, और लास्ट का वो 1 दिन प्लस एग्जाम। ठीक है, ये ना 3 फेसेस हैं। ये जो 6-7 महीने हैं ना, यहाँ पे तुम लोगों का अप्रोच, मैं सिर्फ ऑडिट की बात नहीं कर रही, इन जर्नल किसी भी सब्जेक्ट में पता है क्या होना चाहिए? देखो, बी सेल्फिश। ठीक है, इस टाइम पे ना 6 महीने में तुम क्लासेस अटेंड करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम। भाई क्लास में नहीं बैठे होते, मूवी देख रहे होते, कुछ तो कर रहे होते, अब बैठे हो ना तो टाइम दिया प्लस पैसे, मम्मी पापा के प्यारे पैसे। ठीक है, इन 6-7 महीनों में तुम अपना टाइम भी लगा रहे हो, पैसे भी लगा रहे हो। इस टाइम तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए कि भैया जितने भी क्लासेस लेते हुए जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी टीचर से लो, मैं ये नहीं कह रही मुझसे, किसी से भी पढ़ रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके चलो। क्योंकि ये सच है, एक बार जब क्लासेस खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर रिप्लाई नहीं करते, सब करते हैं, लेकिन स्टिल फेस टू फेस क्लास में बैठ के या उसी टाइम पे जो आपका क्लैरिटी आता है ना, वो बाद में आ ही नहीं सकता। और होता है क्या है, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक होता है कनेक्ट। जैसे एक हडल आए ना, दूसरा उतना स्मूथ ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता। तो इस 5-6 महीने में जब भी क्लासेस में हो, भैया अपने डाउट क्लियर करते रहो। चाहे आप फेस टू फेस में हो, चाहे आप ऑनलाइन हो, आप अपने डाउट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना लो। जितनी यहाँ बन गई, उसके बाद नहीं बनती। दोस्तों से फिर डाउट पूछते रह जाओगे। ठीक है जी, 6-7 महीने फुल कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए ध्यान। और एक बात बोलूँ भाई, कितना फन है क्लासेस आना। मतलब सोचो ना, फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो, बीच में थोड़ी बहुत गप्पे मार लो, एक बंदा आके बोल रहा होता है, तुम्हें करना क्या है? एसी में बैठ के सुनना है। क्या? हाँ, बस बातें मुझसे कर लो। ठीक है, तो तुम्हें करना है क्या भाई? यहाँ सज धज के आके बैठ जाओ, एसी में बैठ जाओ और सुनते जाओ। उसके बाद घर जाओ, जिसके साथ जाना है आराम से 15-20 मिनट, आधे घंटे नीचे बैठ के मैगडी में बैठना है, डोमिनो जहाँ मन करे बैठो, बातें करो, बस फाइनल पार कर लोगे। बस इतना है, हर चीज़ का टाइम पता होना चाहिए कि भाई कितनी फ़ोन पे बात करनी है। फ़ोन पे बात करने से प्रॉब्लम नहीं है, इवन ज़रूरी है। थोड़ा सा कितना पढ़ोगे, ब्रेक भी तो चाहिए दिमाग को, ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ब्रेक नहीं चाहिए दिमाग को। टाइम पे थोड़ा, मतलब भैया मैं अपना बता रही हूँ, आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई देखे 1 घंटे से ऊपर नहीं चलेगा।
ये फिक्स टाइम है, इससे ज़्यादा बात नहीं करो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 6-7 महीने सिर्फ क्लासेस में, जब क्लासेस में हो ना, किस भी क्लास में हो, क्लासेस में ध्यान होना चाहिए। जब आ ही गए हो छोड़ छाड़ के तो सुन लो क्या जा रहा है। देखो सीए क्लियर करनी है, सुननी तो पड़ेगी, आज नहीं तो फिर अगली बार सुनोगे। सच तो ये है, बिना पढ़े तो नहीं हो सकती, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, कुछ नहीं है, खुद पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ सकते, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो भाई जब यहाँ बैठ ही गए हो, जिंदगी के 2 घंटे, इंपॉर्टेंट 2 घंटे मुझे दे ही रहे हो, तो सुन लो मेरी, लॉजिकल भी है। एक बार फ्री हो गए, पेपर दे दिए, सीए बन गए, फिर तो जो करना करो, है ना। तो इस 6-7 महीने जिस भी क्लास को अटेंड करो विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अटेंड करो, सही बात। फिर ये सेल्फ स्टडी वाला फेस है, यहाँ पे जितना तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े है ना, उन सब की प्रैक्टिस लगा डालो। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते क्वेश्चन करो, जितना पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते कर दो। इंस्टीट्यूट से मतलब इस एक दिन से पहले ना इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन पूछता है, हमें बस उस पर पकड़ चाहिए। इस 1.5-2 महीने में भैया रिविजन्स लगानी है बहुत ज़्यादा, और तुम लोग तो और डेयरिंग हो, बहुत ग्रुप्स दे रहे हो। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं ऑडिट की भी बात करूँ, ऑडिट वहाँ है 6वां पेपर, 6ठा पेपर आता है, ऑलरेडी 5 पेपर दे चुके होगे। दिमाग ऑफ कोर्स टेंशन के अंदर भूलता भी जल्दी है, तो इस टाइम पे जितनी ज़्यादा रिवीजन हो जाएंगी ना, उतना ज़्यादा पेपर के एक दिन में उसको पाइल अप कर पाओगे। इस 1.5 महीने में प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भैया पहली जब रिवीजन लगाने बैठो तो चलो ठीक है, 15 से 20 दिन लगा एक सब्जेक्ट खत्म करने में, लगाओ भी, तमीज से रिवीजन करनी है, ऊपर ऊपर से नहीं करना। अगली एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन लगनी चाहिए इस 1.5 महीने के अंदर हर सब्जेक्ट की। अगली रिवीजन होनी चाहिए कि भैया जो 20 दिन में सिलेबस खत्म हुआ है ना, वो अगले 10 दिन में खत्म हो जाए उस सब्जेक्ट का। अगला 5 से 7 दिन, लास्ट रिवीजन 2 दिन, ताकि पेपर से 1-1.5 दिन पहले पूरा सिलेबस खत्म कर सको। पेपर से पहले अगर 20-20 दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन हर बार खत्म करोगे तो एक दिन में सिलेबस खत्म कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। इसका एक ही मेथड रहता है कि अब जब रिवीजन करना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, जब रिवीजन क्लास में भी करोगे, तो जो टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आए ना, उनको मार्क करते रहो कि हाँ इस प्रॉब्लम में आई थी, ये वाली प्रॉब्लम आई थी। उससे होगा क्या, सिलेबस छन जाएगा, जो एकदम स्मूथ है और जो डिफ़िकल्ट है। तो ज़्यादा एफर्ट्स किस पे लगेंगे, जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम है, तभी वो सिलेबस ख़त्म हो पाएगा फिर 2 दिन के अंदर। बात समझ पाए। पहले 6-7 महीने में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जितनी लेनी है सारी ले लो, फिर जो 1.5-2 महीने हैं सिर्फ फोकस होना चाहिए रिवीजन रिवीजन रिवीजन। लास्ट के 15 दिन में तो कोई नया टॉपिक उठाना भी मत, जो नहीं आता छोड़ दो। 80% सिलेबस भी कवर है ना, उसमें बस ऐसा होना चाहिए कि 80% में कुछ ही पूछ लो, मैं सब बता सकता हूँ, और उसका एक ही की है, दैट इज रिवीजन। रिवीजन लगाओ बहुत सारी, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। और जो एक दिन का है ना सर, ये और कुछ नहीं है, ये सारा का सारा गेम है दिमाग का। इस टाइम जो इंसान अपने दिमाग को समझाए, डर लगेगा, डरना जरूरी भी और लगेगा भी, ऐसे कोई भगवान नहीं बैठे हुए। डर लगेगा, बार बार दिमाग में आएगा कि पेपर छोड़ दूं, नहीं दूं। उस टाइम बस खुद को कुछ नहीं सोचना, जब भी ऐसे थॉट्स आए ना कट कर दो, कोई सोल्यूशन है ही नहीं उसका। ऐसे थॉट्स का सिर्फ एक सोल्यूशन है, पढ़ना शुरू कर दो। दिमाग पढ़ाई में लगेगा, अपने आप वो थॉट चला जाएगा। उस एक दिन में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम ऑलरेडी सब पढ़ चुके, रिवीजन्स कर चुके, बस तुम्हें एक सब्जेक्ट ऊपर ऊपर से फटाफट पूरा रिवाइज करना है। जो सब्जेक्ट तुम 4 बार ऑलरेडी पूरा देख चुके हो, एक बार देखने में कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। बस उस 1.5 दिन में पूरी रिवीजन बुक देख के चले जाना, और उस 3 घंटे में अपने आप को कंपोज करके बैठना। उस 3 घंटे का एक्चुअली सारा गेम माइंड का है। पेपर अगर डिफिकल्ट आए, घबराना मत, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, सबके लिए डिफिकल्ट है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर बच्चे उठ के जाने लगे, फिर तो घबराना ही मत, कंपटीशन तो खत्म यही हो गया। बहुत सच है। एग्जामिनर पता है कैसे चेक करता है भैया, तुमसे जो ऊपर वाली कॉपी गई वो कैसे गई। उसे बोला गया, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि इस बार रिजल्ट आएगा 18%, तो 100 में से 18 बच्चे आपको बनना है। भाई 50 बच्चे क्लास में बैठे थे, आधे उठ के चले गए, आधा कंपटीशन तो वहीं खत्म, पास होने के चांसेस हो गए डबल।
ठीक है, डिफिकल्ट सबका है। उस 3 घंटे में अपने आप को कंपोज करके रखना। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, कभी अप्रोच बस ये होनी चाहिए कि मैं पेपर पढ़ूंगा और ये ढूंढूंगा कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है। पहला पढ़ा नहीं आता, सोचो मत, दिमाग सोचेगा, उसकी गलती भी नहीं है भाई, टेंशन की बातें नहीं आता, लेकिन सोचो मत, फटाफट दूसरे पे आ जाओ, बस ये फोकस रखो कि मुझे कौन सा आता है। एक क्वेश्चन मिल गया ना जो आता है, उससे लिखना शुरू करो, ऑटोमेटिकली पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, पेपर हमने भी दिए, ठीक है। हुआ था एक पेपर में, पेपर देखा, एक बार घबराहट हो गई, फिर पानी पिया, 2 मिनट खुद को कंपोज किया, एंड देन फिर मैंने बस एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया जो मैं कर सकती हूँ। आई गॉट 75 मार्क्स पेपर के अंदर। आईडीटी का पेपर था, लास्ट पेपर सीए फाइनल का, ठीक है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि आते भाई 1.5-2 साल जो फाइनल में पढ़ते हैं, या फिर अभी जो 6-7 महीने पढ़ोगे, पढ़ा होता है, वो होता है कि क्वेश्चन ऐसा दिखता है कि अरे इसको तो प्रैक्टिस ही नहीं करी, ये भी नहीं आता। फिर जब करने बैठते हो ना, तब पता चलता है कि अरे कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, हो रहा है, सोल्व हो जाएगा। पूरा नहीं होगा तो आधा तो होएगा, उसी में नंबर मिल जाएंगे। और सिंपल सी बात है, मेरे लिए डिफिकल्ट था, पूरी दुनिया के लिए डिफिकल्ट था, पूरी इंडिया के लिए डिफिकल्ट था। मैं सर्वाइव कर गई 3 घंटे। मैंने नंबर देने के लिए स्पेस दिया एग्जामिनर को कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करके आई हूँ, कुछ तो देगा। करके ही नहीं आओगे तो वो भी कहाँ से देगा? वो तो चाहता है तुम 18% में आओ, लिख के ही नहीं आओगे तो वो कहाँ पे नंबर देगा, राइट? तो बस ये 3 स्टेजेस हैं। तो इस टाइम तुम्हारा धर्म बस इतना है, क्लास में आओ, सुनो, फिर मजे करो, जो डाउट आए मुझसे पूछो, चिल रहना, मज़े रहना है ना, क्लासेस करो, अपना खुश रहो, फ्रेंड्स वगैरह बनाओ, अपना घूमो फिरो, काम करो, लेकिन ठीक है जी, फोकस होना चाहिए। देयर शुड बी ए डिसिप्लिन। क्या मुझे 5 बजे उठना है, मैं पढ़ूंगा, 5 से 8 का मेरा स्लॉट है, मैं पढ़ूंगा, फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लूंगा। आधे घंटे का 40 मिनट हो सकता है, लेकिन 2 घंटे नहीं हो सकता। अगर ये कर लिया तुम सीए बन जाओगे, कहीं हो ही नहीं सकता। ट्राई एंड टेस्टेड है, पहले खुद पढ़ रखा है इसी तरीके से, फिर अभी तक जितने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं सबको यही मंत्र है, भैया इससे पास होते हैं, गारंटेड पास होते हैं, ठीक है। ये टाइम टेबल भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें करना है, वो आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी ऑडिट पे लौट आते हैं, बहुत बातें हो गई है। प्रॉब्लम भाई, एक बार बोलना शुरू करती हूँ ना तो बोलती जाती हूँ, फ्यूचर में भी आगे कभी बह जाऊँ तो कंट्रोल कर लेना, ठीक है। चलो एक काम करें, टेक अ ब्रेक, 20 मिनट्स का ब्रेक ले लो, आगे फिर एक कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। 20 मिनट्स बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अभी जो हमने नोट डाउन किया था, वहाँ पे एक जगह हमने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया था कि ऑडिटर क्या करता है, एग्जामिनेशन, इसके सामने लिखना व्हाट, इंडिपेंडेंट। ऑडिटर क्या करता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इंडिपेंडेंस? क्या? बिना दबाव के इंडिपेंडेंस। ऑडिट के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, डेट इज ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना। इवन हमारी जो रिपोर्ट जाती है ना, जहां हम अपना ओपिनियन देते हैं, उसका नाम है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब है कि जो हम ओपिनियन दे रहे हैं ना, वो बिना किसी प्रेशर के हो, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, वो आपका खुद का हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सीए बन गए, एक तो जिस दिन तुम, आधी रेपुटेशन तो घर में अभी बढ़ चुकी होगी, है ना, मतलब रिश्तेदारों को, तुम्हारे मम्मी पापा जिनको इंट्रोडक्शन नहीं भी करवाना, उनको भी हमारा बेटा सीए कर रहा है, हमारी बेटी सीए कर रही है। मेरे साथ अभी तक होता है, like my sister is CA, I'm CA, and my husband is also CA, and her husband is also CA. So my father is like,
हाँ मेरी बेटी ना सीए है, मेरे दामाद भी सीए हैं, मेरी बड़ी बेटी सीएस है, अभी तक उनका चल रहा है। और ये तब से शुरू हो गया था जब हमने सीए करना शुरू किया था। हाँ हाँ मेरी बेटी तो सीए कर रही है, तो घर में भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। स्पेशली बच्चा आया क्लास में से तो लगता है पानी पी ले, हाँ मेरा बच्चा सुबह से ऐसे फ़ोन पे बातें करती होंगी मौसी के साथ, सुबह जाती है शाम को आती है, बेचारी पूरे दिन पढ़ती रहती है, पूरे दिन पढ़ती रहती है बेचारी ना, है ना। सीए बन जाओगे फिर तो सीन ही अलग होगा। जो रिलेटिव्स नहीं भी बात करते थे वो भी बात करने लग जाएंगे, चलो फ्री में काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में टैक्स आ जाता है। और पता है क्या एक परसेप्शन है कि भाई सीए है तो सब कुछ आता ही होगा। अब भी से सब, अच्छा क्या टैक्स रेट है, हमारी रिटर्न फाइल कर दो, हम पैसे कैसे बचाएं, बुआ का फोन आता होगा कि इतनी सैलरी आ गई है क्या करें। या तो अभी शुरू हो गया होगा, वरना फाइनल में तो ओह जुलाई तो तुम्हारा ऐसा निकलेगा, हमारी भी आईटीआर भर दो ना, हमारा भी काम कर दो ना, ठीक है उसी। बट एक बात बताओ, अब ऑडिट का सीन अगर मैं बोलूं, तुम्हारे पापा तुम्हारे पास आए और बोले कि बेटा मेरी बुक्स का ऑडिट कर दो, क्या आप लोग कर दोगे? क्या? यस, क्योंकि पापा ने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में थोड़ी गड़बड़ कर भी दी, इन्वेंट्री को एनआरवी पे नहीं लिया, क्या करोगे? लिखोगे? जैसे ही लिखोगे पापा बोलेंगे ठीक है तो यहाँ लिखेगा, मैं जरात से वापस कर रहा हूँ, वसीयत में लिख रहा हूँ, आज से आउट, ये प्लॉट गया तेरे हाथ से, दुकान नहीं मिलेगी अब तुझे, ठीक है। तो वी हैव इन्फ्लुएंस, हम नहीं कर सकते, हम कभी भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे ही नहीं सकते। इंडिपेंडेंट ओपिनियन का बेसिकली सिर्फ इतना मतलब है कि भैया जिस तुम काम करो, जो तुम ओपिनियन दो, वो किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी से भी। ना तो तुम्हारे दिमाग में इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ना ही वो इन्फ्लुएंस किसी को दिखना चाहिए। दिखने का क्या मतलब है भैया, अगर कोई पर्सन है, बैंक वाले को ये पता चल जाए कि तुमने ऑडिट किया है तुम्हारे पापा का, चाहे कितने अच्छे से ऑडिट किया हो भाई, उस ऑडिट की वजह से तुम्हें जायदाद से निकाल दिया, लेकिन क्या बैंक वाला उस पर रिलाई करेगा? नहीं। तो ऑडिट करते हुए ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उसका ओपिनियन किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो होना भी इंडिपेंडेंट चाहिए और दिखना भी इंडिपेंडेंट चाहिए। इवन इसीलिए कंपनीज एक्ट पढ़ चुके हो, इसीलिए सेक्शन का कोड कर सकती हूँ, सेक्शन 141 के अंदर ही लिखा हुआ है कि आप किस किस का ऑडिट नहीं कर सकते, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। उसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि भाई आप लोगों का इंडिपेंडेंस कहीं से भी हर्ट ना हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहां जाके तुम्हारा ओपिनियन किसी से इन्फ्लुएंस हो जाए। राइट? बात समझ पाए? तो आई एम सॉरी, तो ओपिनियन कैसा होना चाहिए, एग्जामिन कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इवन आपको पता है आगे जब पढ़ेंगे ये लिखा गया है कि अगर किसी क्लाइंट के यहाँ पे काम करते हुए ये लगे ना, काम करने लग गए हो, स्टार्ट कर चुके हो, लेकिन उसके बाद भी लगे कि शिट यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं रह जाएंगे, तो एसेज में लिखा हुआ है कि भैया उसी मोमेंट पे काम छोड़ दो। इतना इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी जगह काम नहीं कर सकते जहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट हर्ट होता है। इवन काम एक्सेप्ट करने से पहले हम ये देखते कि हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तभी बोला गया कि भाई कंपनी से अगर पैसे उधार पे ले रखे हो मत काम करो, उसकी की सिक्योरिटी लेके रखी हुई है काम मत करो। राइट? सिक्योरिटी तुम्हारे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, ठीक है, रिलायंस के ऑडिट के लिए चले जाओ, तुम्हें भी पता है कि भाई अगर गलत ओपिनियन दे दिया तो मार्केट में शेयर वैल्यू कम हो जाएगी, तुम्हारे भी तो शेयर्स है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। इतने भी संत तो हम हैं नहीं, है ना। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करते, ऐसी जगह काम नहीं करते जहां पे हमारा इंडिपेंडेंस हर्ट होता है। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, अनबाइज्ड।
राइट? इंडिपेंडेंस अभी तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट मोटा मोटी समझ रहे हो ना? ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो? अब एक और छोटा सा टॉपिक जो आपका बेसिक्स का रहता है, जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। बेटा मैंने आपको बोला था क्लाइंट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्या? मैनेजमेंट। और कहीं जगह आपको मिलेगा TCWG, कहीं कहीं ये दोनों साथ में होंगे कि मैनेजमेंट एंड TCWG। अब ये मैनेजमेंट एंड TCWG होता क्या है? अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो जनरल हायरार्की क्या रहती है? ऊपर मैनेजमेंट लेवल होता है जो पूरा प्लानिंग स्ट्रेटजीज वगैरह बनाता है कि बिजनेस कैसे काम करेंगे, कहाँ कहाँ पे हम डेवलप करेंगे। उसके बाद मैनेजर लेवल रहता है जो इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाता है। किससे करवाता है? जो एग्जीक्यूटिव टीम होती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, राइट जी? दिस इज द जनरल हायरार्की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है? दिस इज द टॉप मोस्ट। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें एक और पोजीशन मिलेगी, दैट इज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG। ये मैनेजमेंट के भी ऊपर होते हैं। ये बेसिकली ये काम करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि क्या मैनेजमेंट अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑडिट कमेटी के बारे में सुना है? सेक्शन 177 नहीं पढ़ा अभी? अच्छा, ओके, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी के बारे में सुना है वैसे? तो बहुत सारी कंपनीज के अंदर ऑडिट कमेटी होती है, वो भी क्या है? TCWG। TCWG बेसिकली वो ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन का जो ये इंश्योर करता है क्या कंपनी में मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इवन तुम ऑडिट पढ़ते हुए देखोगे बहुत बार अगर हमें मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो हम शिकायत लेके किसके पास जाते हैं? TCWG के पास। हम बताते हैं कि देखो मैनेजमेंट ने ये किया, हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, कुछ भी है, XYZ। समझ पाए? हायरार्की समझ में आया पक्का से? तो बहुत जगह क्या होता है? मैनेजमेंट होता है, कहीं पे मैनेजमेंट एंड TCWG दोनों होते हैं। जर्नली जितनी बड़ी कंपनीज हैं वहां पे TCWG होता है। फाइनल में जाके एक और पढ़ोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अभी नहीं पढ़ा तुमने, फाइनल में जाके पढ़ोगे। वो भी क्या है? TCWG। इन सब के काम क्या है? बस ये इंश्योर करना कि मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक से मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट? ये वर्ड्स का मतलब समझ में आया? ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें अभी समझने हैं, ताकि ये वर्ड्स के मतलब समझ में आएंगे तभी तो हम चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे, है ना? एक काम करें, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं आपको आज एक नोट्स मिलेंगे, सिर्फ एक सिंगल नोट है ना, उसमें डेफिनेशंस हैं। एक बार उसकी रीडिंग लगाते हैं, जितना पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेफिनेशंस हमारी ऑलमोस्ट सब कवर हो चुकी है। जो याद करना होगा वो मैं बता दूंगी, बहुत लिमिटेड याद करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं याद करेंगे, ठीक है? हाँ, पहली डेफिनेशन याद करनी है बिकॉज ऑडिट की है, राइट? तो एक बार देखते हैं ऑडिट क्या है। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब yes, books of account plus financial statement includes both, ठीक है जी? तो ऑडिट क्या है? इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। व्हाट? ऑफ एनी एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द एनी एंटिटी? एनी पर्सन और हाँ जी, तो माइक दे दोगे? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, एनी एंटिटी मतलब क्या? एक माइक ले लो। Can be a partnership firm यस, also. कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म। और कुछ? हाँ, एनी एंटिटी का मतलब है कोई भी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रही है,
चाहे वो आपके सड़क वाले नुक्कड़ पे जो भैया होते हैं पान बेचते हैं वो हैं, या फिर कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप है, कोई एलएलपी है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन ऑडिट कहलाता है। मतलब ऑडिट करने के लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। कहीं भी देखो वहीं पे ऑडिट कर सकते हो, ठीक है जी। एंड ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, किस चीज का एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, मतलब वेदर प्रॉफिट ओरिएंट और नॉट, मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करिए, प्रॉफिट के लिए काम करिए, लॉस में काम करिए, एनी, एंड इररिस्पेक्ट ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। साइज मतलब छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगल फॉर्म मतलब एलएलपी है, पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल है, कुछ भी, एनीवन, ठीक है जी। व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड with a view to express an opinion thereon, जब उस पर ओपिनियन देने के लिए ये एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसको हम ऑडिट बोलते हैं। बात समझ पाए? पक्का से एक एक वर्ड का मतलब समझ में आता है, बहुत प्यार से लर्न हो पाएगा। याद रखना यहाँ पे जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, दो जगह आप लोग गलती कर सकते हो। कहाँ पे? भैया एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे डेफिनेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज़ नहीं है, दिस इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम चेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों की करते हैं। तो नेवर यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि हमारे पास 30 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, तो भैया वहाँ पे अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आए ना, नो, वो टिक करोगे रेदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिक हो जाता है, लेकिन डेफिनेशन में क्या वर्ड है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चाहे तुम किसी भी तरीके की एंटिटी का ऑडिट करो, तुम स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करोगे ही करोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भैया चैरिटेबल पर्पस के लिए फर्म बनी है, गवर्नमेंट ने भी उसको सब्सिडरी दे रखी है, तो क्या वहां पे ऑडिट करते हुए स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करना है? हाँ, किसी का भी ऑडिट करोगे स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करना ही है, राइट? ठीक है जी, क्लियर? और ये एग्जामिनेशन किया क्यों जाता है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद ये वाला डेफिनेशन तुम्हें लर्न होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद करने का नीड नहीं है, सिर्फ समझ लेते हैं, ठीक है जी। याद एक्चुअली करने का नीड नहीं है इसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन पता है क्यों बोला गया है? बिकॉज कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के अंदर फॉर्मेट है, ठीक है जी। अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? हाँ जी, मैं माइक दे लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे बनते हैं ना, तो वो इसलिए हिस्टोरिकल लिखा है उसमें। क्योंकि पिछले साल जो भी काम हुआ है उन्हीं का तो रिप्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसीलिए बोला गया हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पूरे साल जो काम हुआ, ठीक है जी। इट्स अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स। नोट्स टू अकाउंट भी इसी का पार्ट है। डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड दिया गया है, ठीक है जी। इंटेंट टू कम्युनिकेट एन एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन एट पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पे किसकी बात की गई है? बैलेंस शीट की। क्या बोला गया? इंटेंट टू कम्युनिकेट एन एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब एसेट्स, एंड ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस शीट कब बनती है? एज ऑन डेट 31 मार्च। आज अगर बैलेंस शीट में लिखा हुआ है ना कि एसेट्स के अंदर बिल्डिंग 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे कंपनी कहना चाहती है कि आज के दिन 31 मार्च के दिन हम एक बिल्डिंग के ऑनर है जिसका वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो इसीलिए लिखा गया एज ऑन डेट, ठीक है जी, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और द चेंज देयर ऑन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब PNL, कि इस पूरे साल में क्या क्या चेंजेस आए बिजनेस के अंदर, राइट? एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम मतलब एएस, इंड एस, शेड्यूल 3, IFRS, राइट? समझ पाए? इसके कंपोनेंट क्या क्या है भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? दिस इज इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट पता होने चाहिए, एमसीक्यू आ सकता है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कुछ कंपनीज में कैश फ्लोज भी होते हैं, हर किसी में नहीं होते, एंड रिलेटेड नोट्स मतलब नोट्स टू अकाउंट। इनके यूजर्स कौन कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जिस पर्सन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, हर उस पर्सन के लिए मेरा ऑडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर जिस रिपोर्ट के अंदर अपना ओपिनियन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो हर वो पर्सन जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, हर उस पर्सन के लिए मेरा ऑडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ पाए पक्का से? जैसे मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, लेंडर्स, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, हर वो पर्सन जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। इकोनॉमिक डिसीजन मतलब ऐसा डिसीजन जिसके अंदर पैसे इन्वॉल्व है, हर उस पर्सन के लिए मेरा ऑडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? एक छोटा सा नोट कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अगर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ मिलती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट। ठीक है जी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, रीड कर लो, कोई याद नहीं करनी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है? द रिकॉर्ड्स ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, मतलब इनिशियल अकाउंट एंट्री मतलब जर्नल एंट्रीज, and the supportive records such as checks, records of electronic fund transfer, invoices, contract, the journal and subsidiary ledgers। इसका क्या मतलब है? Such as checks, records, electronic form, fund transfer, ये सब क्या है? These are the sources जिसके बेसिस पे जर्नल एंट्री पास किया जाता है। जब आप ऑडिट करने जाते हो ना, आप इसी सीरीज में देखते हो, अगर कोई जर्नल एंट्री आ रही है ना तो भाई जब पूछोगे इसका इनवॉइस दिखाओ, ये क्यों बुक किया हुआ है। सेल्स की कोई एंट्री है, इनवॉइस दिखाओ। परचेज की कोई एंट्री है, इनवॉइस दिखाओ। एक्सपेंडिचर बुक किया है, इनवॉइस दिखाओ। उसमें आप चेक करोगे कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, प्रॉपर अथॉरिटी है कि नहीं है, अमाउंट सही रिफ्लेक्ट है कि नहीं है, यही ऑडिट है बस, राइट? तो आप क्या करोगे? इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज चेक करोगे और उसके सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स मतलब जिसके बेसिस पे ये एंट्री बुक की गई है, एंड द जर्नल एंड सब्सिडरी लेजर्स, journal entry and other adjustments to the financial statement that are not reflecting into the journal entries। ईयर एंड पे जो हम एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स करते हैं वो सब कुछ, एंड द रिकॉर्ड्स सच एज द वर्किंग शीट्स, स्प्रेडशीट्स, सपोर्टिंग कॉस्ट एलोकेशंस मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कंप्यूटेशन, रिकंसिलेशन एंड डिस्क्लोजर्स। बात समझ पाए? ये सब कुछ क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन सब के बेसिस पे क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम ये भी चेक करते हैं और ये भी चेक करते हैं। सिर्फ समझने की नीड है, याद करने की नीड है बिल्कुल भी नहीं, राइट? उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? मतलब FRF। मैं आज के बाद क्लास में वर्ड यूज करूंगी क्या? FRF। आप पेपर में क्या लिख के आओगे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? मीन्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय द ICAI, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पब्लिशिंग द सेम एज द कंपनीज रूल 2006। क्लियर? मैनेजमेंट, द पर्सन्स विद एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन। फॉर सम एंटिटीज मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल्सो ऑल ऑफ द दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है जी, कि कुछ कंपनी के अंदर मैनेजमेंट ही क्या होती है? TCWG। अलग से TCWG नहीं होती कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जनरली जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वहाँ पे TCWG प्लस मैनेजमेंट दोनों ही होते हैं। अदरवाइज जितने छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें खाली क्या होता है? मैनेजमेंट। वही TCWG की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करती हैं। क्लियर? तो इवन इसीलिए जब तुम आगे पढ़ोगे ना तो एक लाइन लिखी होगी कि इफ देयर, अगर यहाँ पे TCWG है तो हम उनको कम्युनिकेट करेंगे। हमेशा लिखा होगा इफ देयर।
बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट के यहाँ पे मिले आपको, राइट? फिर लास्ट है दोस्त शार विद गवर्नेंस, मतलब TCWG, द पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, जिनका क्या काम है ये देखना कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कैसे आ रही है कंपनी के पास, और डायरेक्शंस कौन देता है? मैनेजमेंट। एंड ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी, दिस इंक्लूड ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। बात समझ पाए? पक्का? दीज आर द सम बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ऑडिट। अब ये कुछ अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया तो इसके बाद अब हम ऑडिट पढ़ने के लिए एकदम रेडी है, हमने बेस रेडी कर लिया, ठीक है जी? पक्का? स्टार्ट करूंगी। सबसे पहला स्टैंडर्ड ऐसे 200, ये वाला जो स्टैंडर्ड है ना, ये हम बहुत टुकड़ों में पढ़ेंगे और कई बार इसका रेफरेंस आएगा। ये सबसे बेस स्टैंडर्ड है, सबसे पहला स्टैंडर्ड ही ऐसे 200 से शुरू होता है, पहले से शुरू नहीं होता, ऐसे 200 से शुरू होता है। ऐसे करके टोटल मिला के 38 स्टैंडर्ड्स है हमारे पास, ठीक है जी? क्या हमारे सिलेबस में सारे कवर है? नहीं, सारे कवर नहीं है, अराउंड 28 स्टैंडर्ड कवर है, ठीक है? क्या हुआ? ये खुशी किस चीज़ की है कि सिर्फ 28 है या ओ शिट 28 है? सिर्फ 28 है? यस, सिर्फ 28 स्टैंडर्ड है। आपको पता है ये जो ऐसे 200 है ना, ये सारे स्टैंडर्ड्स का बाप है। मतलब इसने जो बोला है ना, हम जितना भी आगे काम करेंगे सिर्फ इसमें जो लिखा गया काम है उसको पूरा करने के लिए ही करेंगे, ठीक है? एक बार स्टैंडर्ड को रीड करना सिखाती हूँ कि रीड कैसे करते हैं। देखो जी, सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड का नाम। ऐसे 200 का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हाँ, ये नाम है, ठीक है? दिस इज द स्टैंडर्ड का नाम। जब भी क्या, इसका निकनेम नहीं है, इसका निकनेम बस इतना ऐसे 200, ठीक है? तुम्हें स्टैंडर्ड के नाम याद रखने हैं क्या? हाँ, जितने याद हो सके याद रखेंगे, लेकिन कभी गलत नहीं लिखेंगे। यू नो, तुम्हें मैं गलत नाम से पुकारूं तो कितना बुरा लगेगा, स्टैंडर्ड भी बुरा मान जाता है, ठीक है? नहीं नाम याद, इट्स ओके, नंबर लिख के आओ, काम चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ रहती, पहला प्रॉमिस, किसी को अपना प्रॉमिस याद है? दूसरा प्रॉमिस क्या था? रोज क्लास में तो आओगे। दूसरा प्रॉमिस क्या था? वो तीसरा था, वैसे दूसरा था सारा फोकस कहाँ होगा? 20 मिनट दिए थे ना ब्रेक के, अब तो मुझसे बात कर लो। 20 मिनट में डिस्टर्ब किया? 20 मिनट से पहले स्टार्ट करी? नहीं ना, अब मुझसे बात कर लो। क्यों करो आपस में बात? चलो, स्टैंडर्ड में सबसे पहले होता है उसका नाम। बेटा देख, एग्जाम के अंदर याद करने की अभी बात बोलूं, ऐसे का नंबर याद होना चाहिए, उसका नाम याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स, ऐसे, सेक्शंस भी याद होने चाहिए। हमारे सिलेबस में सेक्शन कवर है, ज़्यादा नहीं, सेक्शन 139 से लेके 148 तक बस, ठीक है जी? उसके अलावा एक और चीज़ है, आगे पढ़ेंगे, उसका नाम है कारो, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ठीक है? इसके अंदर टोटल मिला के 21 क्लोजेज हैं, उसके नंबर भी याद करने हैं, ठीक है? अब यहाँ से चलो जी, ये सेक्शन नहीं याद, चल जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे के नंबर याद होने चाहिए। अगर नाम नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, नंबर तो याद कर लेना, नंबर तो याद हो भी जाएंगे। और अगर चलो वो भी नहीं याद हुए, शॉर्टकट बता दिया जाएगा, कुछ तो बता देंगे कि चलो ठीक है, यहाँ पे याद ना है तो ये लिखाना।
लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये 21 क्लॉजेस के मतलब नंबर याद होने चाहिए बाय नंबर। ऑल्दो याद करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि बातें सिर्फ तुम मुझसे करोगे, क्लास हर रोज अटेंड करोगे, पूरे फोकस से सुनोगे, तो याद मैं करवा दूंगी। स्टोरी यूज़ करेंगे, निमोनिक्स यूज़ करेंगे, फ्लो चार्ट्स यूज़ करेंगे, याद मैं सारा करवा दूंगी। ठीक है, बस याद कर लेना। जब स्टोरी सुनाऊँ तो मेरी स्टोरी सुनना, अपनी किसी स्टोरी में मत गुम हो जाना। ठीक है, तो ये 21 के 21 क्लोज मैं तुम्हें याद करवा दूंगी, उसकी टेंशन तुम मत लेना, लेकिन ये याद करने हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी चाहे लॉ का पेपर हो, चाहे ऑडिट का पेपर हो, गलत सेक्शन, गलत स्टैंडर्ड, गलत क्लोज कहीं कोट करके नहीं आओगे, क्योंकि आगे एग्जामिनर पढ़ेगा भी नहीं। लिखने तभी है जब पक्का प्रॉमिस याद हो, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड्स और कुछ काम नहीं करते, इंप्रेशन जमाते हैं, नंबर नहीं मिलता। सच है, नहीं लिखोगे तो भी कोई नंबर नहीं कटेगा, लिखोगे तो भी कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ प्रोफेशनल कोर्स है तो अच्छा लगता है। लेकिन कभी गलत मत लिखना, क्लोज नंबर याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे में क्लोज नंबर के साथ लिखना होता है, एक नंबर क्लोज का होता है। अब बोलोगे मैम एक नंबर तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, बट नहीं, क्लोज नंबर याद करेंगे हम, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बात समझ पाए? तो हम कहाँ पे थे? हम थे स्टैंडर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे ऊपर नाम होता है, उसके बाद साथ में एक डेट लिखी होती है जो ये बताती है कि ये स्टैंडर्ड कब से इफेक्टिव हुआ। जैसे इसका है 1 अप्रैल 2010। अब 1 अप्रैल 2010 से जो भी ऑडिट होएंगे वो ऑडिट करते हुए ऑडिटर को इस स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करना है। स्टैंडर्ड यार पता है क्या है, ऑडिट ना बहुत सब्जेक्टिव डिसीजन है, मतलब किसी को, तुम्हें किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन देना है। हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें सही लगे, तुम्हें गलत लगे। ऐसे तो ना क्लाइंट पागल हो जाता है कि भाई ये सीए सही बोल रहा है फिर, या फिर ये सीए सही बोल रहा है। इसीलिए स्टैंडर्ड आए कि सारे सीए इस तरीके से काम करेंगे, इस सिचुएशन में ये ओपिनियन देंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। समझ पाए? इसीलिए स्टैंडर्ड्स हैं, इवन इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, ताकि फॉर्मेलिटी आए कि भाई इसी तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे। सोचो सब कोई अपने अपने अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर रहा है, तो क्या सही है क्या गलत है कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप तो बोल दोगे मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, सबका थोड़ी हो सकता है। इसीलिए स्टैंडर्ड भी हैं, ताकि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक तरीके से काम करें, ताकि क्लाइंट को भी समझ में आए कि भाई क्या सही है और क्या गलत, और यूजर्स को भी। ठीक है, तो जिस दिन ये स्टैंडर्ड का नंबर डेट होता है, उस दिन के बाद जितने भी ऑडिट होंगे इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो क्या मैम ये डेट भी याद रखनी है? नहीं, नहीं याद रखनी। ठीक है जी। उसके बाद हर स्टैंडर्ड में लिखा होता है स्कोप। ये बेसिकली बताता है कि ऑडिटर का एरिया कितना है, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो कितने एरिया में चेकिंग करेगा और क्या चेक करेगा। ठीक है जी, दिस इज द स्कोप। एंड उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। हर स्टैंडर्ड का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो स्कोप बताया गया है, इस स्कोप में जो तुम चेकिंग करोगे, ये चेकिंग किस ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो, समझ रहे हो? क्या अचीव क्या करना है जो तुम ये ऑडिट कर रहे हो, या फिर जो ऐसे दोस्तों ने लिखा है कि ये काम करना है, क्यों करना है, ऑब्जेक्टिव के इस काम को करने का। ऑब्जेक्टिव बताता है स्टैंडर्ड कि भाई अगर 210 है, उसमें लिखा होगा इसका ये ऑब्जेक्टिव है, मैं इसीलिए ये चीज़ करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि हम इस पोजीशन को अचीव कर सके। तो हर स्टैंडर्ड का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। स्टैंडर्ड को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है आप उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ो, क्योंकि स्टैंडर्ड में आगे जितना भी काम है वो इसीलिए किया गया है ताकि हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। दिस इज द फाइनल गोल ऑफ एनी स्टैंडर्ड। बात समझ पाए? पक्का? एंड ऐसे 200 तो सारे के सारे स्टैंडर्ड का क्या है? बाप। इसने जो ऑब्जेक्टिव लिख दिया ना, आप कहीं जगह पढ़ोगे कई स्टैंडर्ड्स के अंदर कि हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं ताकि ऐसे 200 में जो ऑब्जेक्टिव लिखा है हम उसे अचीव कर सके। तो जितना भी ऑडिट किया जाता है ना, इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे 200 ने क्या बोला? ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का?
ऑडिट, ऐसे दोस्तों ने बोला ऑडिट क्यों किया जाता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। आप इसीलिए ऑडिट करते हो ताकि आप रीजनेबल अश्योरेंस ले सको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट है या नहीं। व्हाट डू मीन बाय द मिस स्टेटमेंट? एरर्स, मिस्टेक्स, राइट। लेकिन ऑडिट के अंदर हम कभी भी वर्ड यूज नहीं करेंगे मिस्टेक, हमेशा क्या वर्ड यूज करेंगे? मिस स्टेटमेंट। हम अगर किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही होगी। लिखने को सीधा भी लिख सकते थे कि हमें चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, लेकिन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे सीए बन जाओगे? हाँ, मतलब ऐसे की जगह ये लोग कैसे पकड़ते हैं? पूरा ऐसे, है ना। हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, thereby able the auditor to express an opinion whether the financial statements are preparing as per applicable financial reporting framework। ठीक है जी, बात समझ पाए? यहाँ पे एक दो वर्ड आपके लिए नए हैं, जैसे मटीरियल। मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मटीरियल वर्ड का क्या मतलब है? ऑडिट में आप बहुत पढ़ोगे मटीरियल, इंपॉर्टेंट। हम जितना भी चेकिंग करेंगे हम बस ये देखते हैं कोई मटीरियल, कोई इंपॉर्टेंट मिस्टेक तो नहीं है। और मटीरियल का क्या मतलब है? हर ऑडिट में हर क्लाइंट के यहाँ पे मटीरियल वर्ड का मतलब बदल जाएगा, पैरामीटर्स बदल जाएंगे। कोई क्लाइंट जिसका टर्नओवर 10 लाख रुपए है साल का, उसके लिए 1 लाख बहुत मटीरियल है। कोई क्लाइंट जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ है साल का, उसके लिए 1 करोड़ मटेरियल नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम चेकिंग करते हुए देखते हैं कि क्या चीज़ मटेरियल है और क्या नहीं। ये क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज हो जाएगा, और किस क्लाइंट के यहाँ पे क्या मटेरियल है और क्या नहीं, इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, उनके लिए क्या चीज़ मटेरियल है। बात समझ पाए? पक्का से बेटा, सारा का सारा जो काम कर रहे हैं ना, हम किसके लिए कर रहे हैं? यूजर्स के लिए। जो तुम रिपोर्ट दोगे उसको जो यूज करेंगे और उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो मल्टीपल डिसीजन लिए जाएंगे, तो मेरे जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिट करते हुए हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। क्या नहीं है? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है तो हम मानेंगे कि हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट? पक्का से। और आप देखोगे, एक बार वापस रीड करती हूँ। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, किसी ने ना ये बोला था ठीक ठाक। आई थिंक इससे बेस्ट डेफिनेशन मुझे आज तक रीजनेबल वर्ड की मिली नहीं थी अभी तक। आई थिंक मैं हर क्लास में भी इसको यूज़ करने वाली हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच। ठीक है, रीजनेबल assurance about whether the financial statements are free from material misstatement, thereby able the auditor to express an opinion whether financial statements are preparing as per applicable financial reporting framework। ये applicable का क्या मतलब है? एप्लीकेबल का क्या मतलब है? जो उस क्लाइंट पे अप्लाई हो रहे हैं। यस, बिकॉज बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, ये बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, ये IRDA में बना हुआ है। तो हर एंटिटी के अपने एक्ट हैं। जैसे LLP के ऊपर LLP एक्ट है। तो भैया उस क्लाइंट के यहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है?
क्या हमारा शेड्यूल 3 मतलब कंपनीज के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप बैंकिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो? नहीं। उसका एफआरएफ कौन सा है? जो उसके एक्ट में लिखा गया है। बात समझ पाए पक्का से? तो इसीलिए हम बोलते हैं हमें चेक करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनी है कि नहीं बनी। कभी खाली एफआरएफ मत लिखना, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और जैसे तुम ये वर्ड लिखोगे ना, तुम बाकी बच्चों से एक स्टेप आगे हो जाओगे। ये सबको याद रहता है कि एफआरएफ, एप्लीकेबल भूल जाते हैं। ठीक है जी, पक्का? ऐसे 200 पढ़ रहे थे, ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। उसने बताया कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो ऑडिट करते हुए रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर सके। किस चीज के बारे में? कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देयरबाय सो डेट इस अश्योरेंस के बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कि या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बनी है कि नहीं बनी, या फिर एज पर वो एप्लीकेबल एफआरएफ बनी है कि नहीं बनी। बात समझ पाए? ये लर्न करना है। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। इसके अंदर कौन कौन से वर्ड है जो तुम्हें याद होने चाहिए? डेट रीजनेबल अश्योरेंस, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, पूरी लाइन फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है जी। प्रिपेयर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट। एंड साथ में 2 ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। पहला कि ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस ले सके, ताकि किस चीज के बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्या अश्योरेंस लेनी है, क्या वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। इसी अश्योरेंस के बेसिस पे वो अपना ओपिनियन फ्रेम करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी। बात समझ पाए? रीजनेबल अश्योरेंस लेगा किस चीज के बारे में? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। इसी अश्योरेंस के बेसिस पे वो अपना ओपिनियन दे पाएगा क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनी है या नहीं बनी। बात समझ पाए? एंड टू रिपोर्ट अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कम्युनिकेटिंग एज पर एसे, और ये रिपोर्ट के बाद इसको कम्युनिकेट भी करोगे एज पर द एसे। ठीक है जी, पक्का? रिपोर्ट को राउंड करो और एरो बना के लिखो एसे 700, एसे 700। ठीक है जी, पक्का? बिकॉज रिपोर्ट के बारे में कहाँ लिखा है? ऐसे 700 में लिखा है। क्लियर? आज इससे ज्यादा मैं कंटेंट तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन आप अभी नहीं जा रहे, ठीक है? एक बार ऐसे 200 का नाम वापस पढ़ते हैं, वापस। ऐसे 200 का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सिर्फ इतना पढ़ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या ऑब्जेक्टिव है? रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। चल अभी बता देती हूँ। एक और चीज लिखी गई है स्टैंडर्ड के अंदर कि भैया ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा एज पर एसेस करेगा, एज पर स्टैंडर्ड्स करेगा। बात समझ पाए? ऐसे 200 में बेसिकली तो ये 2 बात लिखी गई है, इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मेनली ये 2 चीज लिखी गई है। ठीक है, अब इसका एक बार नाम बताना। पहला पार्ट क्या बात करता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट
ऑडिटर, ऑडिट नहीं है, ऑडिटर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पढ़ भी लिया, आधा नाम याद हुआ। इन क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। आपको पता है आगे की जितनी भी क्लासेस है ना, इसी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम काम करेंगे, इसी रीजनेबल अश्योरेंस को अचीव करने के लिए काम करेंगे। ऐसे 200 में जो लिखा है ना, उसी को अचीव करने के लिए बाकी एसओ ने बताया है कि कैसे काम करना है। क्लियर, बात समझ पा रहे हो पक्का से? चलो अब मुझे ना पहले अब स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करवा दो, क्या पढ़ा था आज हमने। कहानी शुरू होती है कहाँ से? क्या? ऑडिटर, ऑडिटर से। तो 3 कैरेक्टर्स थे हमारी स्टोरी में, कौन कौन? ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट। उसके अंदर से मैनेजमेंट क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क FRF, ठीक है जी। उसके बाद ऑडिटर क्या करता है? यस, एग्जामिन करता है। कैसा एग्जामिन? इंडिपेंडेंट। क्यों करता है? टू obtain द रीजनेबल अश्योरेंस, सो डेट इसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन प्रोवाइड कर सके, ठीक है जी। ऑडिटर ऑडिट करता किसके अकॉर्डिंग है? एज पर एसेस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बताए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो उनका नाम क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंट्स। लेकिन ऑडिट में क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑन है, ऑफ नहीं है, ठीक है। तो ऑडिटर किसके अकॉर्डिंग करता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कभी मत बोलना स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ये, राइट। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट। किसके अकॉर्डिंग बनती हैं? एज पर एप्लीकेबल FRF, राइट। और एक और उसे कंपोनेंट क्या क्या है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नोट्स टू अकाउंट को भूलना मत, बिकॉज डेफिनेशन में भी क्या लिखा हुआ है? इट्स इंक्लूड्स नोट्स टू अकाउंट, है ना। और एक और चीज, बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, मैनेजमेंट एंड TCWG की, FRF की। उसके बाद हम किस पे शिफ्ट हुए? ऐसे 200 पे, जिसका नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा क्योंकि आगे का स्टैंडर्ड ही नहीं पढ़ा, तो नाम क्यों पढ़े। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस, to obtain the reasonable assurance about whether they are free from material misstatement, thereby able to auditor to express about whether applicable FRF। अगर तुमने ध्यान दिया हो ना, जो मैंने अभी बोला वो एज इट इज बुक का नहीं था, वर्ड्स ऊपर नीचे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आनी चाहिए वो आनी चाहिए। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब अर्थ का अनर्थ मत करना, ग्रामर लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ। बहुत देर की लगता है बोलते हुए। मेरे साथ होता है वैसे, मैं कभी कभी थोड़ा बहुत फंबल करती हूँ, तो तुम लोग तो गुड बच्चे हो तो नहीं हंसोगे, है ना, ठीक है। एंड साथ में क्या करना है? इसके बारे में रिपोर्ट करना है एज पर एसेस, ठीक है जी, क्लियर। ये है आज की क्लास का हमारा कंटेंट। अब मुझे ये बताओ तुम्हें पढ़ के कैसा लगा? एनी डाउट? कोई डाउट यहां तक अभी तक तो पूछ लो। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट? आज ना बेस था,
अब से जर्नी शुरू होती है। अब से हमें काम करना है कि जो ये ऐसे 200 के अंदर जो लिखा हुआ है वो कैसे अचीव करें। और एक बात बताओ, क्या गर्ल्स को वो बॉयज पसंद है क्या जो अपने प्रॉमिस ब्रेक करते हैं? बिल्कुल भी नहीं ना। यहाँ पे हैं कुछ लड़के जो इतनी बार अपना प्रॉमिस ब्रेक करते हैं, उनकी शक्ल देख लेना। कि उनसे तुम एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुम्हारे प्रॉमिस फुलफिल करेंगे, ठीक है जी। हैं इस क्लास में आगे की लाइन में बैठे हुए कुछ 4 लड़के, तो जब वो खड़े हों तो देख लो, बीवेयर कि इनसे दूर रहना है। बहुत ब्रेक भाई, मतलब एक होता है इंसान एक बार चलो गलती करे, अब कोई 2 बार करेगा उसके बाद क्या वो गलती है? नहीं ना, अपराध है, फिर तो वो पाप है ना। इतने प्यारी टीचर का दिल कैसे तोड़ सकते हो तुम? तो मुझसे पूछो डाउट, उसको मुझसे ज्यादा पता होगा। हाँ जी, यस, कंपनीज एक्ट 2013 का है, लेकिन उससे पहले भी एक पुराना कंपनीज एक्ट था। यस, उसमें रूल्स आए थे। तो 2013 में जब वापस एक्ट लिखा गया तो बोल दिया गया कि हमें उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना है जो रूल 2006 में आया था। तो वो रेफरेंस वहीं से दिया गया, वो रूल अभी तक एज इट इज है। ठीक है, पता था ना, मुझे पूछ सकता था ना मुझसे। ठीक है, घर जाके कुछ रिवाइज करने की नीड है नहीं, थोड़ा चिल करना, गर्मी बहुत, अपनी तबीयत का ध्यान रखना पहले तो, राइट। और कल टाइम से आ जाना, कल शुरू होगा एक्चुअल में सिलेबस, राइट। और कोई एडवाइस, सजेशन, कुछ स्पीड कम करनी है या कुछ भी, एनीथिंग? सही है, पक्का, गुड है, और थैंक्स। और हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ अपनी नोटबुक कल से लेके आना, हम लिखेंगे। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाती, लेकिन 2 चीज़ें हैं जो तुम्हें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में, मतलब 10-12 लेक्चर्स तक तो मैं बहुत ऊपर नीचे पढ़ाती हूँ कि आज इधर से पढ़ा रही हूँ, कल उधर से पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ एक सीरीज़ लिख लेना कि मैम ने आज यहाँ से यहाँ तक के पेज पढ़ाए हैं, ताकि जब पहली बार रिवाइज करो ना, पहली बार उसी सीरीज़ में रिवाइज करना, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा, ऐसा ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्त होगा ना, हो ही नहीं सकता। तो जिस सीरीज में पढ़ाया जाए उसी सीरीज में बस पहली बार रिवाइज करना, अगली बार तो चैप्टर बाय चैप्टर करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ चुकी होगी। ठीक है, लिखवाऊंगी, बहुत क्रक्स में लिखवाती हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमें लैंग्वेज यही याद करनी है। लैंग्वेज से अगेन मेरा मीनिंग वर्ड बाय वर्ड याद करने से बिल्कुल नहीं है। मेन चीज़ मतलब वो चीज़ आनी चाहिए जो एग्जामिनर को चाहिए, बाकी इंग्लिश का ग्रामर सही हो, कुछ भी लिख लो, कनेक्टर्स चाहिए बस। ठीक है जी, राइट। क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किया करेंगे जब थोड़ा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तुम सब बहुत अच्छे हो, सारे के सारे पेपर तो तुम दोगे ही, है ना? हाँ, है ना? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेके चलेंगे, और जहाँ लगे कि मैम अब समझ में नहीं आ रहा, मुझे बोल देना कि नहीं आ रहा, छोड़ दूंगी। ठीक है जी, लेकिन नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए शराफत का। ठीक है, चलो, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, वेलकम।